एक्टर को जितना कास्टिंग डायरेक्टर की जरूरत है उतना ही जरूरत कास्टिंग डायरेक्टर को एक्टर की है। जहां पे लोग अपने आप को रिस्पेक्ट करें, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम करें, तो दोनों का काम सॉल्व होगा। इट्स सच अ शेम फॉर एक्टर्स, दे आर इजीली ब्लेमिंग अभिषेक बैनर्जी कि वो कास्टिंग डायरेक्टर होकर एक्टर कर रहा है। इट्स वेरी इजी कि हाँ वो उसका बेटा क्यों लॉन्च हो रहा है। यार आप अपनी मेहनत करो ना। इट्स व्हाई डू वी इवन डिबेट ऑन इट, यू नो। समहाउ मुझे ऐसा लगा कि शायद एक्टिंग का रोल बैक करने के लिए सबसे करीबी चीज जो हो सकती है वो कास्टिंग हो सकती है, और उसलिए मैंने स्टार्ट की कास्टिंग। 80-90% जो कास्टिंग वाले वो एक्टर्स हैं खुद। कास्टिंग का कितना महत्व है? Once the actor is cast, there is only one department who is responsible for anything and everything regarding the acting and the actors. That's you. That's the casting director. Yeah. Casting director. Including me. Yeah. तो अगर 25,000 बजट है, पहले 15 से शुरू करते हो या डायरेक्ट 25? जो आप कह रहे हो वो प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही कह रहे हो। आपको क्या लगता है कि एक एक्टर को क्या स्टैंड आउट करता है ऑडिशन में? Confidence is something which will always stand out. Okay. Self-respect is very important. Looks मैटर करती हैं, नेटवर्किंग मैटर करती है, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने इंपॉर्टेंट है। कई एक्टर्स का ये मानना होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ हैंग आउट करेंगे, गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजेंगे तो हमें अप्रोच किया जाएगा। रोज सुबह आते हैं, रोज गुड मॉर्निंग होती है मेरी। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गुड मॉर्निंग्स, यू आर एक्चुअली लूजिंग इट, यू आर ब्रिंगिंग योरसेल्फ डाउन। आपको अगर ये लगता है कि सुबह गुड मॉर्निंग बोलने से आपकी नेटवर्किंग हो गई, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। कि दिवाली पे आपने एक मैसेज भेज दिया तो दिस इज द स्टूपिडेस्ट थिंग टू डू। और किसको भेज रहे हो? सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर को। मैं आपके साथ आके बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, कल को मैं ये चीज इंस्टाग्राम पे डालूंगा तो मेरे लिए भी एक प्रोफाइल एडिंग हो रहा है ना आपके पॉडकास्ट में आके। अब मुझे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर अगर दिन में 200 मैसेज आ रहे हैं काम के लिए, तो मेरे लिए फिजिकली इम्पॉसिबल है उस हर चीज को अटेंड करना। तो मैं फिल्टर करता हूँ। मुझे इस बात का बड़ा डर रहता है, हमेशा ये सवाल रहता है कि अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर है, पहले अपने आप को कास्ट करेगा। सो आई वाज ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ दिस, यू नो, कंट्रोवर्सी बोलो या जो भी, कि यू नो टुमारो एक उंगली उठे कि हाँ जिशान भी उन्हीं में से एक है। फर्क पड़ता है आपको उससे? अब नहीं पड़ता है, उस समय पड़ता था, अब नहीं पड़ता। क्योंकि हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कास्टिंग प्रोसेस के बारे में। एक्टर्स क्या क्या गलतियां करते हैं और उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए टू ग्रैब गुड अपॉर्चुनिटीज़। तो आइए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं उनका नाम है त्रिशान, जो कि मुंबई बेस्ड कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं। उन्होंने अपनी कास्टिंग कंपनी शुरू करी थी, त्रिशान एंड शुभम कास्टिंग कंपनी। उनकी पहली मूवी थी टाइगर्स, विच वॉज डायरेक्टेड बाय ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर दानिश स्तानोविक। उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, जैसे कि लूडो, होटल मुंबई, स्पेशल ऑप्स, सिकंदर का मुकद्दर, काला, द फ्रीलांसर, मिशन रानीगंज, 4 मोर शॉट्स प्लीज, डी कपल्ड, कौन प्रवीण तांबे, इंडिया लॉकडाउन और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। एंड उनको अपना कास्टिंग के लिए पहला अवार्ड मिला था बॉस डेड और अलाइव के लिए। एंड त्रिशान सर ने बहुत सारी मूवीज में भी काम करा है, जैसे कि शेरशाह, मीनाक्षी सुंदरेश्वर, कौन प्रवीण तांबे, गोल्ड, और उनकी पहली मूवी थी शौर्या। सो हियर ही इज त्रिशान सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। इतनी लंबी लिस्ट थी, मतलब कई तो मेरे को नाम हटाने पड़े। ओके सर, कैसे हो आप? हाउ आर यू? वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम ग्लैड दैट यू कॉल्ड मी हियर। अरे सर, प्लेजर फॉर द इंटरव्यू और पॉडकास्ट दैट वी से। Yes sir. Yeah, I've been like, I can also say a bit about myself. Yeah, if people want to be educated. Please, sir, please. Yeah. So I came to Bombay in around 2002-2003. Okay. And since then I've been here itself. बीच में कुछ 3 साल के लिए I went and studied acting in FTI. Okay. And उसके बाद 2011 onwards I've been casting mostly. And also acting. Now that I've been regularly acting, there are some projects which have just released. One is released today. Yes. 2 have released today. Right. One is a show called Loot Kand on Amazon MX and Khaki the Bengal chapter on Netflix. So, yeah. ठीक है, बहुत लंबी बातें करनी है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं सर कास्टिंग से। जी। कास्टिंग के बारे में बात करेंगे, एक्टिंग के बारे में बात करेंगे। आपने कास्टिंग शुरू करी थी शुभम सर के साथ, ठीक है। एंड बेसिकली
अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाया जाए तो कास्टिंग का कितना महत्व है? पहले के ज़माने में कास्टिंग नहीं होती थी। आपने जब मुंबई में एंट्री करी उस टाइम पे भी कास्टिंग नई नई आई थी जस्ट, तो कितनी इंपॉर्टेंस होती है कास्टिंग की? See, casting is very important. Just that at one point of time, जब casting directors exist नहीं करते थे, उस दौरान ये जिम्मा जो होता था वो या तो असिस्टेंट डायरेक्टर्स का होता था या डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स जिनको जानते थे अपने दोस्त बुला के उनसे काम करवा लेते थे. But now it's a totally different department where it's a specialized department because there is a lot of mounting that is happening as per the actors which are required for the project. And so that's why the casting director becomes important. This is a responsible job which is given to a specialized person who has not only understanding of the right faces to be cast in a film, but also should have an understanding of proper acting as well. I mean, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि a good casting director should be an educated actor as well. Okay. You know, and then now since we casting directors do not want our directors and the producers to suffer on the set because of the actors primarily, we are very careful about it. Maybe that risky thing was there was nobody who was responsible for something who is if an actor makes a mistake on the set, right. Now and then the more important thing, how casting direction becomes very imperative for a film is because there is a certain vision a director has. Okay. And as per the maybe the timeline of the story and the geography of the story, there are certain kinds of faces which are required for the story. Giving an example, if we are making a film which is probably based in Delhi, a certain kind of a physicality is required for the film, for the actor. And so that's why including the acting skills, the physicality, the kind of acting trainings an actor should have, the right behavior on the set as well, apart from the acting talent. Everything is assigned to a certain department which is casting now. Okay. Right? So that's why it is important. फिर क्या होता है उसके once the actor is cast, there is only one department who is responsible for anything and everything regarding the acting and the actors. That's you. That's the casting director. Yeah. Casting director. Including me. Yeah. Like whenever we cast people and when we meet people, it becomes very important for us that the actor not only is a good actor, he looks the part, good acting. The behavior has to be right. In the sense, they have to be punctual, they have to be sincere, they should be ready with the lines. And then apart from that, if they are trained actors, they should be ready with all the 5 Ws of a scene or a film, what we are trying to create. वो responsibility अगर हमारी है तो वो इतना important हो जाता है. Okay. Yeah. Right. ठीक है. And sir, basically क्या process होता है? Casting जो पहला brief आता है, जो भी script आती है, for example, वहाँ से लेके एक्टर को सेट पे भेजने तक क्या पूरा प्रोसीजर होता है इसका? अब ये चीजें ना प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बदलती हैं. ओके. बट अब अगर मैं आपको एक रेगुलर रूटीन अगर आपको मैं बताऊं कि कास्टिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है, वो फर्स्टली इट बिगिंस विद व्हेन द स्क्रिप्ट इज सेंट टू अस. Like there have been projects where people have asked कि हमको we are looking for something, some well-known actors and we're looking for names, and we haven't even read the script. So that's a different kind of mounting. It is. I wouldn't say it comes under casting, but yeah, the mounting of the project is like that. So process-wise, the first thing is that we read the screenplay. We have a discussion with the director and the writer as well. Ki what casting-wise, what kind of actors are they looking for? Okay. Now, as per the dialogues, as per the screenplay, as per the story, as per the geography of the story, we decide a certain kind of faces. Firstly, the primary thing is that the actor should look the part. Okay. Uske baad then the audition happens. Like whenever we are doing some projects, so we make presentations. For example, if I give example of maybe special ops, so we make presentation of maybe
again, an example would be if there is a character who is a agent, his name is Himmat Singh, and we are making a presentation. As per the brief given by the director, maybe if he is 45 years old, so we start hunting for the right faces and the actors who are from 40 to 50 years of age. Okay. Kyunki we also, firstly, we need to feel challenged. Okay, we are also creatively, contributing it to it. I try not to stick to the brief. Okay. अगर उन्होंने बोला 45 साल का आदमी चाहिए, तो I don't really stick to 45. I go from 40 to 50, and let's see. Then the director has to decide on it. So the primary thing starts from firstly reading the screenplay, having a discussion with the writer director, then making presentations as per the faces that they want, then pitching it to the director. Whomever they like. Maybe if they are very well known actors, they will be pitched the screenplays. If there is, it's an indie film maybe where they are open for new actors and they would like to meet and test the audition the actors, we start auditioning people. Now when the audition process happens, there are multiple things that we look for. Firstly, when an actor comes to my studio to audition, or maybe he's sending his self test. Nowadays a lot of self tests are happening. Right. So there are 2-3 things which are very important. Like, we go to our offices from at 12 o'clock the office starts, and it is open till 6 o'clock or maybe 7 o'clock. Okay. So if we start by 12 o'clock, I reach my office by 11:30, and then the whole lineup of auditions happening from 12 to maybe 6 o'clock is 12 o'clock one person, depending on the length of the scene also, कि वो अगर आधे घंटे में हो जाएगा या 1 घंटा लगेगा, slots में दिया होता है. So now our times are very stringent. The first thing that comes to the point is that the actor has to be punctual. Okay. Second thing, he has to learn the lines well. He has to bilkul mug up the lines and come with an open heart ki okay fine, now let's go and have fun. Let's see what the audition happens. तीसरी important चीज है, they have to be flexible enough that आपने एक तरीके से सीन को तैयार किया, आपने जो तैयार किया वो मैं I take it. Once it is fully done as per the 5 W's of the scene, once it is fully done, now I give inputs कि maybe we can fine tune this thing. So that actor has to be flexible enough कि वो मेरे instructions ले पाए. आज मेरे से इंस्ट्रक्शन लेगा, कल सेलेक्ट हो जाएगा तो सेट पे भी चीजें बदलेंगी. So these are the 3-4 things mainly that we look for in an audition. Then we present, and once we have everything in place, I review the auditions once again. Okay. और उसमें से shortlisting करके I show it to the director. And then the director also उसमें से filter करके maybe he'll like 1 or 2. Maybe if there is one character, we will test 10 to 15, 20 people. Okay. Out of that we'll filter. We'll take out 15. We'll take those 15 to him. He will look into the 15 ones, maybe filter 2. We'll keep that. If he's still unhappy, then he will ask for more auditions. Then we'll have a discussion, why more auditions? And if there is a why, he should have an answer key, what is wrong with these 2 shortlisted people. If he is able to answer well and good, we answer those questions by getting another set of actors who are being auditioned for this. Okay. With the references that he is given. And once the shortlisting is done, many times, of course, the production is also important. So what budget an actor is coming in is a very imperative thing. So some projects, the budgets are pre-decided. Okay, fine, we get actors in these many budgets. For example, if it is a TV commercial or a digital commercial, the budgets are mostly fixed. Okay, fine, somebody should be in 20,000 per day or 25,000 per day. So whenever we float these ads to people, or we are sending requests that you have to send an audition for this, we mention the budget. As per that, it happens. वो negotiable होता है या वो fixed होता है? If you are sending the budget, then it is fixed. If you are not sending the budgets, then it is negotiable. Open budget होता है. हाँ, open budget, like let it happen first. लेकिन अगर पहले से decided है कि मुझे मालूम है कि मेरा producer इससे ज़्यादा पैसे नहीं देने सकता, तो मैं पहले से ही डाल देता हूँ कि हाँ भाई 25,000 बजट है, जो 25,000 में तैयार है वो आ जाए. बट इसमें एक पर्सनल चीज़ ये है कि क्या वो बजट पहले कम मेंशन किया जाता है? ऐसा अगर 25,000 बजट है, पहले 15 से शुरू करते हो या डायरेक्ट 25? जो आप कह रहे हो वो प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो होता है कि नेगोशिएशन
का स्कोप रख के आप Cost cutting 25 बोलते है हैं, हाँ। तो 20 से शुरू करो, मालूम है कि 25 तक हो जाएगा। हो जाएगा। लेकिन मैं इनिशियली अगर आपको 25 बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि 25 तो मिल ही रहे हैं, यू नो। इसके ऊपर कई बार इट हैज हैपेंड, बट यू नो कंटिंजेंसी जिस चीज को बोलते हैं, वो मार्जिन हमारे प्रोडक्शन वाले 10 या 20% रखते हैं। अच्छा। तो अगर मैंने आपको 25 बोला है तो 25 का 50 नहीं हो सकता, हाँ, 25 का 30 हो सकता है, 30 मैक्स। तो बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता है उसके नेगोशिएशन। ओके, then of course then whoever is like as per depending on the project, जो उस बजट में आ रहा है उनको प्रेजेंट दोबारा किया जाता है डायरेक्टर्स के सामने कि ये आपने शॉर्टलिस्ट किए थे, इफ द बजट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, और एल्स मोस्टली लाइक आई, मतलब ये नहीं बोलूंगा कि ज्यादातर ऐसा होता है कि बजट के हिसाब से कास्टिंग होती है, पर ज्यादातर कास्टिंग टैलेंट, राइट लुक, राइट ऑडिशन के हिसाब से ही होता है। बजट इज समथिंग कि वो जो बाद में आता है। ओके सर, अगर थोड़ा पीछे जाएं तो FTII पास आउट हो आप। हाँ, FTII में आपने एक्टिंग का कोर्स किया था बेसिकली, तो वहां से फिर कैसे डिसाइड करा कि कास्टिंग करनी चाहिए? सिंपल है यार, मुझे उस दौरान ऐसा लगता था कि कास्टिंग ऐसी चीज है जो एक्टिंग से सबसे करीब है, या रोल पाने के सबसे करीब है। सिर्फ उसी वजह से मैंने किया था, और दूसरा ऑफ कोर्स पैसे भी नहीं थे मेरे पास। तो पर जैसा हम सोचते हैं ना कि कास्टिंग बहुत लुक्रेटिव है, बहुत पैसे कमाते हैं, ऐसा है नहीं। इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग जॉब, और उसके साथ साथ वो उस बात पे डिपेंड करता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितने प्रोजेक्ट है कि वो आप अपने आप को अमीर कह सकते हो कि नहीं। पर हाँ, FTI से आने के बाद 1 साल यहाँ पे कुछ काम तो था नहीं मेरे पास, और मेरे माँ बाप ही मुझे सपोर्ट कर रहे थे। तो उस दौरान मेरे दोस्त थे अतुल मोंगिया, विनोद रावत, कनू बहल। सो इनसे मेरी जब भी बात होती थी कि भाई कुछ काम हो नहीं रहा है, तो दे ऑलवेज सेड कि आई मीन इट्स हार्ड, बॉम्बे में कोई काम मिलना इतना आसान नहीं है, कोशिश करते रहना पड़ेगा। पर समहाउ मुझे ऐसा लगा कि शायद एक्टिंग का रोल बैक करने के लिए सबसे करीबी चीज जो हो सकती है वो कास्टिंग हो सकती है, और उसलिए मैंने स्टार्ट की कास्टिंग। शुरुआत मैंने कोशिश की कि अतुल के पास हो, पर उस समय उसके पास वैकेंसी नहीं थी। बट फिर देन मुनीश शर्मा, एक जेंटलमैन, ही हेल्प मी, उनको मैंने ज्वाइन किया। फिर उन्होंने मुझे शहर से मिलवाया, फिर शहर के साथ मैं 5-6 साल मैंने लग के काम किया, जहां मैंने शुभम से मेरी मुलाकात हुई। फिर हम दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम शुरू किया। माई फर्स्ट फिल्म, एज आई सेड, वाज टाइगर्स, बट दैट वाज प्राइमरीली विद शहर ओनली। बट इंडिपेंडेंटली जो पूरी तरीके से जो पहला प्रोजेक्ट इंटरनेशनल था वो होटल मुंबई था। यहाँ पे हमको अवार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम शुभम और मुझे साथ में इसके लिए मिला था, बोस डेड और अलाइव। तो हाँ यार, कास्टिंग मैंने शुरू इसीलिए की थी कि एक्टिंग के करीब रहूं, लेकिन कास्टिंग अपने आप में इतनी रिस्पॉन्सिबल जॉब है कि उसमें काफी मेहनत है, और लोग आप पे भरोसा करके आपको कास्टिंग का काम देते हैं। तो उसमें कई बार ऐसा हो नहीं पाता है कि आप कास्टिंग कर तो रहे हो, लेकिन सबसे पहले अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो कि सर मैं ये रोल करना चाहता हूँ। क्योंकि कोई रोल, किसी रोल में कोई एक्टर जब कास्ट होता है, उसके पीछे बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होती हैं, फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट होती हैं, आप कितने वेल नोन हो वो इंपॉर्टेंट होती है। दिल्ली का अगर आपने, फॉर एग्जांपल, अगर दिल्ली की कास्टिंग चल रही है और मैं यूपी, मतलब खासकर बंगाली हूँ, और उसमें मैं कहीं से फिट नहीं बैठता हूँ, पुलिस वालों की कहानी चल रही है, उसमें 6 फीट लंबे लोग चाहिए, मैं 5 फुट 7 इंच का हूँ, तो वो उन सब चीज़ों के पैरामीटर्स की वजह से, और देन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है कि आपको कास्टिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने जो प्रोजेक्ट जिनकी मैं कास्टिंग करता हूँ उसके मैं ऑडिशंस नहीं देता, बट हाँ, चूंकि वो इतनी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, मैं पहले जाके ये नहीं बोलता हूँ कि ये वाला रोल मैं करूँगा। और मैं ये सोचता हूँ कि पहले डिजर्विंग कैंडिडेट्स जो हमारे हैं, ऑडिशंस होने चाहिए, मैं भी ऑडिशन करूँगा, बट ये है कि मैं अकेला वो नहीं हूँ कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बोलने को हो सकता है कि ये रोल अच्छा लग रहा है, मैं इसका ऑडिशन देता हूँ, किसी और का ऑडिशन भेजा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, होता यही है कि वी ऑडिशन अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ऑडिशन देते हैं, उसमें मैं भी ऑडिशन देता हूँ। अगर मेरी किस्मत रही, मेरी एक्टिंग इतनी सही रही, मेरा फेस वैल्यू उनको ठीक लग रहा है, तो फिर मैं अगर करूँ तो करूँ। अब जैसे कौन प्रवीण तांबे का एग्जांपल देता हूँ। कौन प्रवीण तांबे में आई प्लेड मोंटी देसाई, ही वाज सिलेक्टर ऑफ राजस्थान रॉयल्स। अब मोंटी देसाई के लिए बहुत सारे लोग ऑडिशन हुए, मैं तो देसाई भी नहीं हूँ, मेरी भाषा भी साफ है, मतलब देसाई वाली भाषा नहीं है। तो लेकिन देयर इज अ सर्टेन जॉ स्ट्रक्चर ही हैज, जो मेरे साथ उनका काफी मैच करता है। अच्छा,
एंड देन व्हेन द ऑडिशन आल्सो हैपेंड, तो वो ऑडिशन भी डायरेक्टर को ठीक लगा, बट फिर डायरेक्टर को मेरे अलावा कोई और ठीक नहीं लगा कि जो कैरेक्टर में जा रहा है, देयर इज अ सर्टेन बॉडी टाइप भी है जो उनके साथ मैच कर रही थी, मोंटी देसाई के साथ। तो और मैंने उस दौरान उनको मना कर दिया था कि मैं बेहतर है कि ना ही करूं, और मुझे इस बात का बड़ा डर रहता है, हमेशा ये सवाल रहता है कि अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर है, पहले अपने आप को कास्ट करेगा। सो आई वाज ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ दिस कंट्रोवर्सी बोलो या जो भी कि टुमारो एक उंगली उठे कि हाँ त्रिशान भी उन्हीं में से एक है। फर्क पड़ता है आपको उससे? अब नहीं पड़ता है, उस समय पड़ता था, अब नहीं पड़ता। क्योंकि अब पर्सपेक्टिव बदल गया है। उस दौरान ऐसा हुआ था कि जब डायरेक्टर ने दोबारा मुझे फोन करके कोक्स किया कि प्लीज डू इट फॉर मी, I couldn't say anything to him. Jayaprat Desai called me and that was good enough for me to do the part. But पर्सपेक्टिव की बात अगर करूं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता था कि मे बी हमारे पास उंगली उठेगी कि आप कास्टिंग डायरेक्टर होके आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के बाकी किसी और को ना देके आप अपने आप को कास्ट कर रहे हो। अब पर्सपेक्टिव ये है कि दैट मुझे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर बेस्ट एक्टर देना है मेरे डायरेक्टर को, और उसके लिए अगर मैं अपने आप को बेस्ट मानता हूं तो मुझे किसी की बातों का फर्क नहीं पड़ता है, और वो भी मैं ऑडिशन दे के कर रहा हूँ ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी का ऑडिशन नहीं हो रहा है, सिर्फ त्रिशान का ऑडिशन जा रहा है और वो सेलेक्ट हो रहा है और फिर वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। द थिंग, इट्स अ सर्विस थिंग, राइट? कि if a big responsibility is given to me, I have to give the right actor, the best actor to my director. और उसमें अगर मुझे लगता है कि मैं फिट हो रहा हूँ, why not me? तो अब नहीं फर्क पड़ता। ओके, क्योंकि एक बहुत ही नॉन कास्टिंग डायरेक्टर है, सारे जानते हैं उनको, तो उनकी कहानी मेरे को पता चली थी कि वो बेसिकली मेरे एक फ्रेंड वहाँ ऑडिशन देने गए हुए थे उनकी कास्टिंग कंपनी में। तो वो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वो बैठे, उनका स्क्रिप्ट आई थी मूवी की, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला कि इस कैरेक्टर का ऑडिशन मत लियो, या मैं करूँगा। गेस व्हाट, उन्होंने ही वो कैरेक्टर प्ले करा है मूवी में। मैं आपको बताऊंगा ऑफ कैमरा कौन है, आप जानते हो अच्छे से उन्हें, उनको सभी जानते हैं। तो ठीक है, बट उन्होंने, हाँ वही बात है, उन्होंने वो कैरेक्टर को जस्टिफाई करा। अभी हमारे जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं बॉम्बे में, उसमें सबसे फेमस मुकेश छाबड़ा हैं, एंटी कास्टिंग है, वैभव विशांत की एंटी कास्टिंग, कास्टिंग बे इज देयर, जोगी मलंग सर इज देयर, त्रिशान एंड शुभम ऑफ कोर्स इज देयर, and Tess Joseph is for international, Panchami Gawri is there, Parag Chadha, Parag Mehta, Shruti Mahajan, so many casting directors, right? इनमें से कितने सारे लोग एक्टर्स हैं? सारे नहीं हैं। नहीं है। Now Abhishek Banerjee is the most successful casting director who is a successful actor also, right? अब जैसे अभिषेक बैनर्जी के ऊपर बहुत सारी ऐसी कहानियां बनती हैं कि he doesn't his assistants are getting part and he is acting in it. Right. Now when we see the project, जब हम वो प्रोजेक्ट्स देखते हैं जहां पे अभिषेक बैनर्जी ने एक्टिंग की है, कहीं से भी हमको लगता है कि वो गलत कास्टिंग है। नहीं, उनकी एक्टिंग में कोई कमी है। दूसरी चीज, ये मीडियम किसका है? डायरेक्टर का मीडियम है। डायरेक्टर किसी को तब तक नहीं लेगा जब तक उसके विजन में वो एक्टर फिट नहीं होता है, राइट? अब एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आती है, स्क्रिप्ट देखता हूँ, बोलता हूँ यार ये रोल तो मैं करूंगा। इट इज नॉट कमिंग आउट ऑफ वैनिटी, इट इज कमिंग आउट ऑफ प्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कास्टिंग कि ये इसकी पर्सनैलिटी सबसे करीब मेरे है और मैं वेल नोन एक्टर हूं, आई विल एड वैल्यू टू द प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं वो रोल करूंगा। बाकी लेकिन ये मेरी विश है और मेरी ये सर्विस विश भी है कि आई एम एडिंग वैल्यू टू द प्रोजेक्ट एज अ कास्टिंग डायरेक्टर एंड एज एन एक्टर। बट अल्टीमेट कॉल कौन ले रहा है? वो डायरेक्टर हमारा बेवकूफ तो नहीं बैठा है ना, उसका विजन है। सो ऑल दीज questions that we have, that this is a good actor, this is not a good actor, this is a casting director, why is he getting into acting, or is all futile. If he is not good enough actor, उनको काम नहीं मिलेगा. If he is not good enough actor, the director will not take him. If his look is not right for the film, the director will not take him. We have seen Patal Lok. We have seen all Abhishek's performances. Is he bad? No. आपको क्या लगता है कि एक एक्टर को क्या स्टैंड आउट करता है ऑडिशन में? There are certain things. Firstly, these are all values which make you stand out. You're sincere about your work. You have the right questions. जब आपके पास सीन जाता है तो आप कितनी बार उस चीज को पढ़ते हैं? हम टेक्निक वाइज जब जाते हैं एक्टिंग की बात करते हैं तो हम कोल्ड रीडिंग करते हैं सबसे पहले।
जब हम कोल्ड रीडिंग करते हैं, एक बार नहीं 10 बार 5 बार 50 बार जब हम कोल्ड रीडिंग करते हैं, तो वो सीन हमको समझ में आने लगता है। और जो जो चीजें हमें खटकती हैं उसके हम सवाल कास्टिंग वाले से पूछते हैं, क्या आपने सही सवाल पूछे हैं? अगर नहीं पूछे हैं तो आप में कोई प्रॉब्लम है। आप सही समय पे आए हैं, नहीं आए हैं तो आप में प्रॉब्लम है। कॉन्फिडेंट कितने हैं आप? कॉन्फिडेंस इज समथिंग व्हिच विल ऑलवेज स्टैंड आउट। सेल्फ रेस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। You know, self-respect. You as an actor is going to a casting director's office. कास्टिंग डायरेक्टर को आपकी उतनी ही जरूरत है जितने आपको काम की जरूरत है। मैं अपना प्रोजेक्ट तो नहीं बिगाड़ूंगा, मुझे अच्छा एक्टर ही चाहिए, और मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे एक्टर हो, तुम्हारा काम मिल जाए, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो और मेरे दोस्त भी नहीं हो, मैं अपना सिर्फ काम कर रहा हूं, राइट? सो आई थिंक सिंसियरिटी एंड कॉन्फिडेंस and all the value system that we have, that you are hardworking, you're flexible, all these things are, you know, really important. लुक्स मैटर करती हैं? लुक्स कैरेक्टर वाइज मैटर करती हैं। अभी जैसे अगर एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई कश्मीरी लड़की की जरूरत है किसी एक कैरेक्टर के लिए, तो अचानक से हमारे ऐसे सेंसेस खुल जाते हैं कि हर जगह पे एनीबडी आई एम वाचिंग, वी ऑलवेज, यू नो, समहाउ इट, दैट एंटेना इज ऑलवेज ऑन कि ओ, आई मीन दिस गर्ल, डज शी लुक कश्मीरी? नो नो नो. maybe oh, you wouldn't believe, I'm actually looking for a Kashmiri girl. I was on the roads on a rickshaw, I was going for a meeting. I saw a girl, she was very very fair. I said, अरे यार ये तो, I said the name of the character, she looks like that character. So I asked Shubham, tu ja office, I'll let me talk to her. I got down from the rickshaw, it happened today. I went up to her, I spoke to her, took her number. She was an actor and she's being auditioned tomorrow. Wow. Right? If we are talking about looks, what are we talking about? किस looks की हम बात कर रहे हैं? Handsomeness की बात कर रहे हैं, well buildness की बात कर रहे हैं, घुंघराले बालों की बात कर रहे हैं, गोरा चिट्टा कितना है उस पर बात कर रहे हैं? कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा प्रोजेक्ट चल रहा होता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उससे रिलेटेड लुक्स ही हमारे दिमाग में होती है। तो वो मैटर करता है कि पता लगा हमको बिहारी आदमी चाहिए, एक काला भुसंड चाहिए, बिल्कुल दुबला पतला चाहिए, तो उसकी लुक्स मैटर करेंगी। अब मुझे when we talk about looks does matter, are we talking about good looks? I am talking about the looks which matter for my character. Then it will matter. Or else in general, if we are talking about looks, not at all, not at all. There are the, like, sorry to say, but ugliest of people I have met, super confident. Confidence in the sense there is a certain self-respect an actor should always have. What happens is when we go and meet a casting person or somebody who is influential, who can help you, we always become like this as if we are smaller. No, you're not smaller. What is filmmaking? Filmmaking is something which is a collaborative art, right? मैं कैमरामैन हूँ, मैं आपका एक इनपुट दे रहा हूँ, आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं, आपने इनपुट दिया, डायरेक्टर का एक सर्टेन विजन है, वो उसके हिसाब से जिगजॉ पजल मिलाता है, गेम लूडो चल रहा होता है उसका, एडिटर कुछ ऐड करता है, कैमरामैन कुछ ऐड कर रहा है, तो हर किसी का कोलैबोरेटिव आर्ट है ना। एक्टर इज वन पार्ट ऑफ इट, एक्टर इज नॉट एवरीथिंग, राइट? सो इट बिकम्स एवरीबॉडीज इन्वॉल्वमेंट एंड सिंसियर इन्वॉल्वमेंट टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने भी जो फिल्म हमने करी थी, आपने और मैंने मिलके, कौन सी? हमने 2 करी थी। दूसरी कौन सी? मीनाक्षी सुंदरेश्वर। और मीनाक्षी सुंदरेश्वर, पापा का फेसबुक। हाँ, तो हम पापा का फेसबुक अकाउंट की बात कर रहे हैं। जब वो फिल्म हम बना रहे थे, उस दौरान जिस छत के नीचे हम सारे रह रहे थे, कैसे रह रहे थे, वो हमको पता है, राइट? आपके कपड़े मैंने पहने, मेरे कपड़े आपने पहने, कुछ शूट पे यूज हुए, कुछ हम जनरली पहन के घूम रहे हैं, राइट? और उस शूट के दौरान तो हमको बिल्कुल कहीं से लगा नहीं ना कि कौन एक्टर है, कौन स्टार है, कौन बड़ा डायरेक्टर है, कौन मेन लीड है, ऐसा नहीं था ना। सबने कंट्रीब्यूट किया था उस फिल्म में। सो दैट कंट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक, सो दैट ह्यूमिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, बट विद सेल्फ रेस्पेक्ट, यू नो, नोबडी इज इन, यू नो, किसी ऐसा नहीं कि तुम्हारे बिना मेरा चल जाएगा या मेरे बिना तुम्हारा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू रिस्पेक्ट योरसेल्फ, यू आर एन एक्टर, यू हैव इन्वेस्टेड इन योर क्राफ्ट, so that self belief has to be there when you meet with equal respect, you know. हाँ ठीक है, अलग अलग तरीके के लोगों के हिसाब से आपको फाइन ट्यून करना पड़ता है। किसी को लगता है कि त्रिशान सर बोलोगे तो शायद मान जाएंगे, किसी को त्रिशान अच्छा लगता है, बट हाँ, आई लाइक, देयर आर सो मेनी एक्टर्स जो मेरे दिमाग में रह गए हैं, या मैं, आई वुडंट से कि मेरा कोई बहुत फेवरेट एक्टर नहीं है बॉम्बे में जिनको मुझे लगता है कि हर प्रोजेक्ट में घुसा दूंगा, ऐसा नहीं है।
बट हाँ, जो लोग मुझे दिमाग मेरे 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 जहन में रहते हैं, जो एक्टर्स हैं, वो वही हैं जिन्होंने इक्वली मुझसे बात की आके, कि कहीं ऐसा ना हो कि हाथ पकड़ के गॉड फादर, नहीं, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, दैट इज समथिंग व्हिच विल स्टे, रेस्ट इज ऑल डेस्टिनी। नेटवर्किंग मैटर करती है? बिल्कुल मैटर करती है। व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्किंग? सर उसके दो चीजें हैं, ठीक है, आई विल बी वेरी ब्लंट। कई एक्टर्स का ये मानना होता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ हैंग आउट करेंगे या बार बार ऑफिस जाएंगे, फॉलो अप्स लेंगे, गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजेंगे, तो हमें अप्रोच किया जाएगा। तो वो कितना सच है? वो आपको भी आते ही होंगे कोई ना कोई तो। हाँ बिल्कुल आते हैं, रोज सुबह आते हैं, रोज गुड मॉर्निंग होती है मेरी। तो बताओ सर, क्योंकि इसमें क्लैरिटी चाहिए लोगों को कि यार कितनी इंपॉर्टेंट है ये चीज, या सब बकवास है? नहीं, सब बकवास तो नहीं है, लेकिन नेटवर्किंग आप किस तरीके से करते हो वो है। जैसे जो हमने बात की कि एक आदमी किसी हमारे कास्टिंग स्टूडियो में आया है, द फर्स्ट थिंग दैट सेल्फ रिस्पेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी शुड नेवर लूज दैट। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट गुड मॉर्निंग्स, यू आर एक्चुअली लूजिंग इट, यू आर ब्रिंगिंग योरसेल्फ डाउन, राइट? ओके। नेटवर्किंग का मीनिंग क्या है? लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन मी एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, यू नो, दैट आई एम द ओनली वन हु इज क्रिएटिंग जॉब्स फॉर एक्टर्स एंड देयर इज नोबडी एल्स इन दिस वर्ल्ड हु विल गिव देम जॉब्स। पर ऐसा है नहीं। लाइक मुझे ये कुछ सालों पहले ही रियलाइज हुआ कि अगर मुझे एज एन एक्टर काम करना है तो सिर्फ कास्टिंग वाले लोग नहीं है जो मेरे लिए काम जनरेट करेंगे। सबसे पहला आदमी जो मेरे लिए काम जनरेट करेगा वो मैं खुद हूं। ओके। यू नो, आप रील्स देखते हैं, अब ठीक है, ज्यादातर रील्स बहुत अच्छी नहीं होती हैं, बकवासी होती हैं, बट जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, राइट, दिस इज द काइंड ऑफ सिनेमा दैट यू वांट टू क्रिएट। ये भी अपने आप में एक सिनेमा ही है ना, ऑडियो विजुअल चल रहा है, आप डायरेक्टर हैं, आप अपने हिसाब से इसको काटेंगे और जो आपको प्रेजेंट करना आप प्रेजेंट करेंगे, ये अपने आप में सिनेमा है। दैट्स वन मोड ऑफ, you know, that gives you a job, an acting gig. You are acting, we are sitting and doing character improvisation, right? Now who is the second person who gives you a job apart from a casting director? इसके बारे में लोग नहीं सोचते हैं। अभी मैं दो हफ्ता पहले there is this acting school I went to, a friend of mine is there, so there was this gentleman who is an actor, और वो 2-2.5 या शायद 4 साल बोला था, मुझे याद नहीं है, कह रहे मैं इतने साल से यहाँ पे हूँ पर मुझे एक्टिंग का कोई ढंग का काम मिला नहीं, मुझे कोई ढंग का गुरु भी नहीं मिला जिससे मैं एक्टिंग सीख सकूं। तो मैं अगर किसी से ये सवाल पूछूं कि आप कौन से गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, आपने क्या रिसर्च करी, या आप जिन डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहते हैं उनकी कौन कौन सी फिल्में हैं, तो ये सब चीजें लोगों को क्लियर नहीं है, राइट? If you don't have a bucket list, you don't know which side you want to go, what kind of work you want to do, then you will be always scattered, right? आप घूम रहे हैं ना बिल्कुल। आपको अगर ये लगता है कि सुबह गुड मॉर्निंग बोलने से आपकी नेटवर्किंग हो गई, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। कि दिवाली पे आपने एक मैसेज भेज दिया तो दिस इज द स्टूपिडेस्ट थिंग टू डू। और किसको भेज रहे हो? सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर को। यू नो, नेटवर्किंग का सबसे पहला उसूल यही है कि आपने जिसके साथ एक बार टच किया उसके साथ टच में रहना है। आप हो टच में? I'm talking about generally what actors do, right? I might have a project today where there is a requirement where Abhimanyu will get cast, but और अगले शायद मैं 3 साल तक बंगाली फिल्में कर रहा हूँ, तो उसमें तो बंगाली फिल्मों में अभिमन्यु के लिए कोई रोल नहीं है, तो अभिमन्यु छोड़ो यार, अभी त्रिशान थोड़ी काम देगा, किसी और को पकड़ते हैं। So you're losing this network. Right. You are creating network and you're snipping it off just because he doesn't have a project at this. Networking का पहला उसूल ये है कि आज टच में आया हूँ, हमेशा टच में रहूंगा। क्या होता है सर टच? Touch in the sense, I mean this messaging thing, you're talking to people. There is so much of Instagram and social media which is there, where if you like somebody's things, you can write a comment to it. People will read it. Like on Instagram, whatever I am posting, there are some people who regularly do it. वो मेरे जहन में है। आज के टाइम पे मुझे फिजिकली जाके अजय से मिलने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहीं इंस्टाग्राम में डीएम या कहीं पे कुछ एक मैसेज डाल रहा हूँ, या मैं उनके किसी पोस्ट पे डाल रहा हूँ, अभी रिसेंटली देयर वाज अ बिग डायरेक्टर, आई वुडंट नेम हिम, उन्होंने अपनी कुछ पुरानी अपने मदर फादर की शादी की फोटोज लगाई। अच्छा, राइट? एंड दे वर ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, एंड आई genuinely wrote that this is very precious, this is pure gold, lovely, very simple message, and he replied to me. He DM'd me. He's a huge director, right?
So this is what is keeping in touch. A message, or maybe, now tell me one thing. If you are getting, technically it is impossible for me to reply to 200 good mornings which come to my Exactly. phone every morning. Right. Now every month we have 3-4 festivals. On every festival if something is coming to me, मेरे लिए मुश्किल है, impossible है कि मैं सबको जवाब दे पाऊं. तो एक तरीके से ये एक्टर को समझ जाना चाहिए कि हाँ, दिस इज नॉट वर्किंग, राइट. मे बी सम अदर मोड इज देयर. अभी जैसे आपने मुझे यहाँ पे एज अ गेस्ट इनवाइट किया है, मेरे यू हैव सम रिगार्ड्स फॉर मी, एंड in the industry also some people know me that he is one of the better known casting directors. But मेरी विश लिस्ट भी तो मेरे से ऊपर है ना. बिल्कुल. मैं उनसे कैसे टच में रहता हूँ? Basic things, very genuine messages go at the right time. It's not bombardment, because he is also getting 200 messages daily. Everybody wants to work with him. So it has to be authentic. Being in touch means be authentic. You and I, when was the last time we spoke? लास्ट ईयर. 1 साल हो गया उस चीज को. 1 साल बाद आज हम मिले हैं. तुमको कहीं से भी ऐसा लगा कि हम 1 साल से नहीं मिले? नहीं. बिल्कुल भी नहीं. So this is keeping in touch. One message at one point of time. और हमने साथ में काम भी किया, राइट. हमने सिर्फ काम ही नहीं किया, हमने बातें भी बहुत करी. जो 7-8 दिन थे ना, वो बहुत स्पेशल थे. हाँ, हमने सब कुछ ही करा, सब कुछ ही किया. मतलब बीइंग एन एक्टर, बोथ ऑफ अस वर एक्टिंग इन इट. हमने एक्टिंग भी की है, प्रोडक्शन भी किया है, पेटियां भी उठाई हैं साथ में. तो एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, और वो एक दिन में नहीं बनता, वो टाइम स्पेंड करने से बनता है. तो नेटवर्किंग का पहला उसूल ये है कि आप पहले से टच में आए किसी से, अगले बंदे ने आपको वो रजिस्टर किया कि उसने आपको एक्नॉलेज किया. एक्नॉलेजमेंट के बाद आपको टच में रहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे बहुत बड़े हैं, उनको आपकी जरूरत नहीं, आपको उनकी जरूरत है. लेकिन टच में रहने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि आपकी जरूरत फील ना हो. इट हैज टू बी इक्वल, एंड देन यू आर इन टच विद एवरीवन फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, टिल द टाइम destiny gives you a project where you are required and you are getting cast in that. If our motive is to only get cast, right. And networking के लिए सिर्फ casting director नहीं है, हम लोग भूल जाते हैं. अभी जैसे मेरा FTI का एक बैचमेट है, राहुल यादव. when we came to Bombay, Rahul used to say that to get an acting job is very difficult. तो मैं हर हफ्ते कम से कम 5 इंडस्ट्री के लोगों से मिलूंगा, नए लोगों से. आप सोचिए साल भर में कितने लोग हो गए, है ना. और काफी मेहनत वाला काम है ना. और 5 लोगों से पहली बार तो मिले आप हफ्ते में, और उसके बाद आपको उनसे कॉन्स्टेंटली टच में भी रहना है. दूसरी चीज, कास्टिंग डायरेक्टर अकेला आपके लिए काम जनरेट नहीं करता. मैं इसको काम मानता हूँ. मैं आपके साथ आके बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, कल को मैं ये चीज इंस्टाग्राम पे डालूंगा, तो मेरे लिए भी एक प्रोफाइल एडिंग हो रहा है ना आपके पॉडकास्ट में आके. वी आर हेल्पिंग ईच अदर, राइट. So you are a filmmaker, right? आपने मेरे लिए काम जनरेट किया. सम कैमरामैन जिसके साथ मैं दोस्ती है, उनसे मैं बात करूं और टच में हूं, वो कहाँ कब कौन सी रेफरेंसेस से काम बनेगा, यू डोंट नो. सारा प्रेशर, चूंकि एक कास्टिंग डायरेक्टर की नई जॉब आ गई है, मतलब अब तो नई भी नहीं रही, तो उसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि वही कास्टिंग करता है. लेकिन जॉब ऑफ एन एक्टर कहाँ से जनरेट होगा आपको नहीं पता है. अभी जैसे हम बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में जाके काम करते हैं, हमने सारे ऑप्शंस दिखा दिए हैं. फॉर एग्जांपल किसी एक कैरेक्टर के लिए पता लगा उनका कोई मार्केटिंग का बंदा आके बोलता है कि सर इसको ट्राई किया आपने. उसका तो काम भी नहीं है ना. वो शायद उसको जानता होगा या उसका काम कभी देखा होगा. हो सकता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे दिमाग में ना आया हो एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, और वो कास्ट हो जाता है. तो उस एक्टर को काम कास्टिंग डायरेक्टर ने दिया नहीं, मार्केटिंग के आदमी दे रहा है. सो वी फॉरगेट टू नेटवर्क प्रॉपर्ली एंड द राइट पीपल. वी हैव टू नेटवर्क एवरीवेयर. वी नेवर नो कब कौन कहाँ पे तुम्हारा बोलते हैं मसीहा बन के आ जाए. बिल्कुल 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 बिल्कुल. विदाउट डिस्टर्बिंग एनीवन वी हैव टू बी इन टच विद पीपल विद इक्वल रिस्पेक्ट. लाइक मैंने जितने लोगों के साथ वर्कशॉप्स किए हैं, हु हैव बीन माय स्टूडेंट्स, मोस्टली of course मैं उनके सारे नाम मुझे याद नहीं, क्योंकि I've been doing workshops for some time, but whenever I have saved everybody's number, so जब भी मुझे उनके नंबर्स से कोई मैसेज या कॉल आता है, they always get a reply to it. And then the thing is that
अब मुझे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर अगर दिन में 200 मैसेज आ रहे हैं काम के लिए तो मेरे लिए फिजिकली इम्पॉसिबल है उस हर चीज को अटेंड करना, तो मैं फिल्टर करता हूँ, मैं उन्हीं को रिप्लाई कर पाता हूँ जो मेरे करंट प्रोजेक्ट के लायक हैं। अच्छा, है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लायक इन द सेंस आई एम नॉट डिग्रेडिंग देम कि जो इस कैरेक्टर में शायद फिट हो रहे हैं तो मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ। So we have to, in terms of networking, we don't really do the right networking. Secondly, we are never mostly not in touch with people who are maybe not giving job now. Be constantly in touch with everyone, you know, and try to create your fraternity. हम इसकी बात करते हैं ना, what do we call, nepotism की बात करते हैं, right? अब मुझे इस वर्ड का लिटरल मीनिंग नहीं पता, पर मैं अगर काम करने चाहूंगा तो मैं उसके साथ काम करूंगा जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूं, जिसके टैलेंट पे मुझे भरोसा है। तो अभी जो मेरी जो सीरीज जो आज रिलीज हुई लूट कांड, उसमें ऑफ कोर्स लाइक देयर आर लाइक मी, आई एम फ्रॉम एफटीआई, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी इज फ्रॉम एफटीआई, रोंजिनी इज फ्रॉम एफटीआई, आकाश सिन्हा इज फ्रॉम एफटीआई, द कैमरामैन इज एन एफटीआई, camera assistant is an FTI, the sound engineer is an FTI guy, the director is an FTI guy, the showrunner is an FTI guy. अब इसको आप आराम से नेपोटिज्म बोल सकते हैं, राइट? पर ये नेपोटिज्म नहीं है, ये वो है कि there is a certain belief in that person, there is a comfort of working. That's why I am calling my people so that I make my projects properly, right? इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दूसरों के ऊपर टैलेंट पे भरोसा नहीं है, बट वो बिलीफ विद द ड्यूरेशन ऑफ टाइम आया ना, टाइम जब हम स्पेंड करते हैं तो रिलेशनशिप तगड़ा होता है, भरोसा बढ़ता है। और जितने भी लोगों का मैंने अभी नाम लिया, ये कॉन्स्टेंटली अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे हैं, हमेशा किताबें पढ़ रहे होते हैं, हमेशा सिनेमा देख रहे होते हैं, हमेशा अपने आप को इवॉल्व कर रहे होते हैं। तो पूरा यूनिट ही एक साथ इवॉल्व हो रहा है, तो वो साथ में नहीं काम करेंगे, किसी और नए बंदे को लेके क्यों अपने को रिस्क लेंगे? सो यू कैन कॉल इट नेपोटिज्म, यू कैन ऑल्सो कॉल इट बिलीफ इन ईच अदर्स क्राफ्ट, यू नो, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग कास्ट, और दैट्स व्हाई दे आर डूइंग द कैमरा और मे बी साउंड और डायरेक्शन और शो रनर। बट अगर सर रियल नेपोटिज्म की बात करें, क्योंकि कई नेपो किड्स हैं जो बार बार मौके मिले हैं बट वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप बीइंग अ कास्टिंग डायरेक्टर, आप उस एक्टर को भी देख के इनसाइड आउट पूरा पहचान सकते हो कि इसको इतना काम मिलने का रीजन क्या है। कुछ तो अच्छे कॉन्टैक्ट, बहुत ही अच्छे कॉन्टैक्ट होंगे जो बार बार रिपीट भी हो रहे हैं वो लोग, एंड आपको लगता है कि कब तक ये चलेगा, कितनी बार वो रिपीट हो जाएंगे, कहीं तो वो टैलेंट आएगा ही सामने, और कितने मौके मिल जाएंगे। एंड जो रियल टैलेंट है, आप अब नेपो किड्स को भी देख रहे हो, आप रियल टैलेंट का पूरा डेटाबेस होगा आपके पास, तो आपको क्या लगता है उनको क्यों नहीं मौका मिल रहा फिर? यार द थिंग इज दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड हसलिंग, you know, hustling in the sense how much constantly people are hustling is something without, you know, losing the grip on themselves is something which is very important. अभी जैसे ये है कि मैं बॉम्बे में 25 साल हो गए मुझे, चलो 2-3 साल या 5 साल हम निकाल दे तो एक तरीके से टेक्निकली 20 साल हो गए मुझे बॉम्बे में। क्या मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ? बिल्कुल करना चाहता हूँ। क्या मैं एक्टिंग के जॉब्स के लिए मुझे जिस तरीके के लोगों से मिलना चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए, टच में रहना चाहिए, हसल करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे पास रोल्स नहीं आ रहे हैं, राइट? अगर मैं कॉन्स्टेंटली करता रहूंगा, अभी जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि वी टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन एंड वी टॉक अबाउट रूटीन, राइट? मोटिवेशन हमेशा रहता है क्या? नहीं, मोटिवेशन आता जाता रहेगा, लेकिन अपने आप को वापस मोटिवेशन पे लाने के लिए अपने आप को क्या करना होता है? आपको रूटीन फॉलो करना होता है, और उस रूटीन को फॉलो करते हुए अगर हम अपने आप अपना जो हसलिंग है ना उस पे हम चिपके रहें तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। इट इज इम्पॉसिबल कि आपको काम ना मिले। मतलब इट इज वेरी इजी टू से कि यार व्हाई डू दीज पीपल गेट जॉब, दे डोंट गेट। देयर इज अ जनरेशन दैट हैज ऑलरेडी गॉन इनटू द फिल्म इंडस्ट्री to create the space for that kid, right? तो वो एक बंदे ने 50 साल लगा के फिर उनकी बिटिया आ गई है या उनका बेटा आ गया, तो फिर वो 50 साल वेस्ट मत समझो, आप अपना हसल तो करो। What happens is that okay fine, once one thing is not working, we leave it and go and we go do something else. This investment of time you have wasted. If अगर मैं किसी के साथ बैठ के एक दिन मैंने चाय पी और मैं टच में रहा हूँ
और मुझे वहां से शायद 6 महीने तक काम नहीं आया, तो मैं उस चीज को छोड़ के किसी और को पकड़ रहा हूँ, तो ये 6 महीने आपके पूरे खराब हो गए। इसको रखो और भी हसल करो। और उस हसलिंग का एक रूटीन बनाना चाहिए हमको हमेशा। एक एज एन एक्टर आप और मैं रेगुलरली जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, उस तरीके से क्या हम अपने क्राफ्ट पे काम करते हैं? नहीं करते हैं। हमारे पास 24 घंटे हैं, आपके पास 24, मेरे पास, सबके पास 24 घंटे हैं। उसमें से हमने अपने हसलिंग को और क्राफ्ट के ऊपर के काम को कितना टाइम दिया हुआ है? बहुत कम। 0। कम नहीं है ही नहीं। We are not working. We can scroll, but we will not work on our craft, right? सुबह 6 बजे उठता हूं मैं, right? 6 बजे से 12 बजे तक बॉम्बे में कोई काम नहीं करता। ना मेरे घर वाले काम करते हैं, ना कोई फिल्म इंडस्ट्री काम कर रही होती, unless their project is there, है? या सुबह 6 बजे का कॉल टाइम है, उनकी बात अलग है। तो 6 से 12 भी अगर छोड़ दो, अगर 10 बजे तक भी बोलेंगे, वो 4 घंटे आदमी क्या कर रहा है? Are they working on their craft? Nobody is working on their craft. If they are working, nobody can lose the grip of life. Secondly, 10 बजे के बाद से लोग अगर काम करना शुरू करते हैं या 12 बजे से काम शुरू करते हैं, तो उस दौरान आप क्या कर रहे हो? आपकी विश लिस्ट में लोग कौन कौन से हैं? उनसे मिलने का तरीका कौन सा है? उनसे मिलना हो पाए ना हो, अगर मिलना फिजिकली नहीं हो पा रहा है तो दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका अगर वर्कआउट नहीं कर रहा तो तीसरा क्या तरीका है? इस आदमी को हमको कॉन्स्टेंटली टच करना। मेरा फेवरेट डायरेक्टर है विक्रमादित्य मोटवाने। यहाँ मैं कोशिश करता रहूंगा, चाहे मुझे कोई भी उनके जो कास्टिंग डायरेक्टर काम देना दे, मैं हमेशा उसके आसपास घूमता रहूंगा कि कोई एक मौका मुझे मिल जाए कि मुझे उनके लिए कुछ ऑडिशन करने को मिल जाए या उनसे मिलने के लिए मिल जाए, राइट? उस चीज को मुझे छोड़ना नहीं है। जो मुझे गुड मॉर्निंग करके आपने छोड़ दिया ना, इसने काम नहीं दिया, वो नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आदमी कौन है, उसके साथ भी सेम चीज करनी है। तो ये जो हसलिंग वाला पार्ट है, ये रूटीन वाला पार्ट है, क्राफ्ट के ऊपर काम करने वाला पार्ट है, ये हम करते नहीं हो तो हमको काम कैसे मिलेगा दोस्त? यू नो, मतलब इट्स वेरी इजी टू सिट एट होम एंड कंप्लेन अबाउट अदर पीपल कि उसको उसके बेटे को लॉन्च मिल गया। उसके बाप ने 50 साल लगाए भाई इंडस्ट्री में, और वो प्लेटफॉर्म तैयार किया अपना खून पसीना लगा के, तो बेटे को मिलेगा ही मिलेगा। अब आप सोचिए, you become a star, will you make your son go and do, जा तू फोटो लेके फोटो बांट पहले? बिल्कुल भी नहीं। I will not do. I will tell him कि I have invested or maybe I have wasted a lot of time going to door. Right. I don't want my son to do that or my daughter to do that. I will make the platform ready for my son or daughter. But हाँ, क्राफ्ट पे अगर प्रॉब्लम है तो मैं जूते से मारूंगा अपने बच्चे को, है ना? क्राफ्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो मैंने सह के आया। इट्स वेरी सिमिलर टू द कंडीशन ऑफ द कंट्री। इफ वी टॉक अबाउट यंगस्टर्स, क्या उनको 15 अगस्त 26 जनवरी के बारे में पता है या उसकी इंपॉर्टेंस पता है? नहीं पता है, क्योंकि उनको फ्री में फ्रीडम मिली हुई है। मैं तो ये बोलूंगा मेरी जनरेशन को भी शायद इतना ना पता हो, पर मेरे माँ बाप को पता था। मेरे फादर मदर बांग्लादेश से इधर आके फिर यहाँ के नेशनल मतलब सिटीजन बने। उसके बाद मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैं यहाँ का हूँ। लेकिन उनकी जो स्ट्रगल है, उनकी स्ट्रगल की वजह से मैं आज आपके पॉडकास्ट में बैठा हुआ हूँ, राइट? इट्स सिमिलर टू द केस, राइट? एनी समबडी हु इज एन एस्टैब्लिश्ड एक्टर, Rakesh Roshan struggled a lot, but he tried to create as much big of a platform for his son, right? And Hrithik Roshan has not let him down. He's worked his ass off. उनकी डॉक्टर ने उनके पैरों की बात की थी कि ये आदमी कभी चल भी नहीं सकता, और उसकी जैसा कोई डांस नहीं कर सकता आज। तो बड़ा आसान है मतलब इसके बारे में बोलना है कि उनको मिल रहा है भाई, उनकी किस्मत है। तुम भी सही जगह पे पैदा हो जाओ, या तो मेहनत करो। It is a shame for actors. They don't learn from Manoj Bajpayee. They don't learn from Nawazuddin Siddiqui. They don't learn from Irfan Khan. That they have created everything for themselves. It's such a shame for actors. They are easily blaming Abhishek Banerjee कि वो कास्टिंग डायरेक्टर होकर एक्टर कर रहा है। It's very easy कि हाँ वो उसका बेटा क्यों लॉन्च हो रहा है। यार आप अपनी मेहनत करो ना। Why do we even debate on it? You know. आई रिमेम्बर, मैं ना रिसेंटली अभी इंस्टाग्राम पर देख रहा था, नादानिया के बारे में लिखा हुआ था कि खुशी कपूर और जो इब्राहिम की मूवी है, कि नादानिया जानबूझ के उन्होंने गंदी बनाई है। जो गंदे रिव्यूज आ रहे हैं एक्टिंग को लेके, स्टोरी को लेके, डायलॉग्स को लेके, कि गोइंग फॉरवर्ड जब इनकी अच्छी मूवी आएगी ना तो लोग कंपेयर करेंगे कि दे हैव इम्प्रूव्ड।
मतलब ये भी एक अभी एक साइंस एक लॉजिक चल रहा है वहाँ पे। I mean, I don't understand this strategy. ये स्ट्रैटेजी तो समझ के बाहर है मेरे, कि आप किसी को लॉन्च कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम तो बुरी चीज नहीं बनाओगे, कोशिश करोगे कि अच्छी ही बनाओ, हर बार ही कोशिश करोगे कि अच्छी बनाए. Why will somebody want to create something which is bad? Right. Just to have a, वहां तक पहुंचेगा ही नहीं जब कंपैरिजन होगा कि यहाँ पे नहीं चली चीजें. एंड सर ऑडिशन रूम की अगर हम बात करते हैं, ऑडिशन रूम में अभी हमने बात करा कि एक्टर को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है बिगेस्ट मिस्टेक क्या करते हैं एक्टर्स जब आप ऑडिशन लेते हो? आपको क्या लगता है कि यार कहाँ सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं एक्टर्स? यार प्रेपरेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर लाइंस के साथ प्रॉपर्ली प्रिपेयर होके नहीं आए हो, कोई सीन अगर हमारे पास होता है, सीन हम तैयार करते हैं, क्राफ्ट पर्सपेक्टिव से हमने बात की है कि 5Ws पे काम करते हैं लोग, हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, वेयर एंड द हाउ दैट वी टॉक अबाउट. फैक्ट्स ऑफ द सीन, फैक्चुअली अगर आपकी परफॉर्मेंस किसी वजह से अटक रही है तो वो सवाल आपके डायरेक्टर से करेक्ट होने चाहिए. These are the main things, यार. Like if somebody is not sincere enough, they wouldn't read it properly. If they don't read it properly, they won't have the right questions, if there is any question required for their performance. And if there is no right questions, their performance will be factually wrong, right? मैं तो ये बात कर ही नहीं रहा हूँ कि उसमें कॉन्फिडेंस कितना है, रिलैक्सेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और फिजिकल लैंग्वेज कितनी है. ऑडिशन रूम में जब हम ऑडिशन कर रहे होते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कोई कैरेक्टर तैयार नहीं देखते हैं, हम तो आपको देखते हैं. आप मेरे ऑडिशन रूम में आए हैं, आपको इन द मोमेंट रहना है, लाइंस आपने अच्छे से याद की है, सही समय पे आए हैं, और जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं उसके हिसाब से आप अपनी एक्टिंग को ट्यून कर पाए, चेंज कर पाए, वो इंपॉर्टेंट है. तो ज्यादातर लोग गलती करते हैं, प्रिपरेशन में ही गलती कर देते हैं, कि या तो सिर्फ लाइंस याद करके पहुंच गए, या तो मतलब देयर हैव बीन इंसिडेंट्स वेयर आई वाज वर्किंग फॉर सम रियली बिग प्रोजेक्ट्स, लाइक इंटरनेशनल फास्ट एंड फ्यूरियस 7 के लिए काम कर रहा था मैं. सो देयर वाज नो बॉम्बे में, देयर वाज नो एक्ट्रेस हु वाज लेफ्ट जिनका ऑडिशन मैंने ना किया हो. बट देयर हैव बीन एक्ट्रेसेस जिनको मुझे जाके 1 घंटा उनके साथ रिहर्सल करके उनको लाइंस याद करवानी पड़ी, उसके बाद उनका ऑडिशन हुआ, वो भी घटिया. Deepika and Ranveer, they were working on which film? Bansali's film. Ramleela they were working. So I went to Film City to shoot the audition for Deepika. And so dedicated, both of them. Ranveer was making her learn the lines. He was rehearsing with her. And when they were totally done with the rehearsal, ready with the lines, then she auditioned for us. Okay. So preparation is something which people generally take it lightly. Also depends on the scene. Abhi, if there is a scope of improvisation and so then possibly you just learn the lines and be in the moment, and you're open about instructions, and if there is a special thing that you get in the moment, if there is a co-actor, I'm looking at you, maybe I do a gesture, something like this, and you get affected and you immediately perform out of it. So craft perspective से मैं अगर बोलूँ तो being in the moment is something which is very important for any actor, and especially in the audition rooms. Mistake is something which is under prepared. Okay. Not very serious enough, not sincere enough. ठीक है. And being a casting director, आपको क्या लगता है एक एक्टर का डेली रूटीन क्या होना चाहिए, right from waking up to going back to bed? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक्टिंग के क्राफ्ट पर्सपेक्टिव से जो काम होता है, उसके लिए दिन में कोई एक टाइम होना चाहिए, राइट? फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूरी है कि आप कोई किसी तरीके का वर्कआउट करें, क्योंकि दिस इज द ओनली टूल दैट वी हैव, राइट? आवर बॉडी, ये अगर फिट नहीं है तो आप काम ठीक से नहीं कर सकते, राइट? और लाइक जैसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दुनिया की अलग अलग तरीके की फिल्में देखना बहुत ज़रूरी है, एक्टिंग की जो बुक्स हैं उनको पढ़ के उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है. हमको पता नहीं होता कि कौन सा भी, जैसे आराम से हम बात कर सकते हैं मेथड एक्टिंग, हम ऐसे ही बोल देते हैं, मतलब किसी के मुंह में अटकता भी नहीं है बोलते हुए कि मेथड एक्टिंग, राइट? लेकिन मेथड एक्टिंग के बारे में मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि मुझे पता है, मैं भी नहीं जानता, बट जनरली it has become very easy to talk about acting, but when we talk about applying, जब आप कोई क्राफ्ट सीखते हैं उसको जब अप्लाई करते हैं अपनी क्राफ्ट में, उसमें हालत खराब होती है. तो उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए. अभी जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो
मेरा रूटीन मुझे यही अलाउ करता है कि मैं सुबह 6 बजे उठूं, 1 घंटा जो भी मुझे अपने आप को तैयार करने में लगे। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, जिसमें मैं चाहे जिम जाऊं, चाहे मैं बैडमिंटन रेगुलरली खेलता हूं। और दूसरी चीज, उसके बाद मेरे क्राफ्ट पे काम करना जरूरी है, और क्राफ्ट इज वास्ट, बहुत वास्ट है। अब ये एक्टिंग क्या है, करंत विद्या है भाई, है ना। जब करोगे तो समझ में आएगा कि कर भी पा रहे हो, नहीं तो देखो बस दूसरों को। बस देखने में हमें आसान लगता है कि इरफान खान ने आसानी से एक्टिंग कर दी, लेकिन जब आपको उसको करना होता है तो उस एप्लीकेशन में आपकी जान निकलती है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्टिंग प्योर साइंस है, कोई भयंकर चीज नहीं है, साइंस है, लेकिन ये हमको मालूम है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो रूटीन वाइज अगर हम बोलें तो ऑफ कोर्स आपको बॉडी के ऊपर काम करना है, माइंड के ऊपर काम करना है, सोल के ऊपर काम करना है, राइट। जो हम जिंदगी जी रहे हैं, जीवन यापन जो हो रहा है हमारा, रिलेशनशिप्स के ऊपर आपको काम करना है, और कॉन्शियसली काम करना है। यू नो, घर से बाहर निकलते हैं, जितने लोगों से मिलते हैं, नेचर, ट्रैवलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर, मीटिंग न्यू पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट अगेन वो आपके ऊपर है, आप उस चीज को मजे भी ले सकते हैं, मजे करके भी कर सकते हैं। बट हाँ, रूटीन वाइज यही है कि आप इस चीज को ब्रेक डाउन कर लें कि बॉडी माइंड सोल पे आप काम कर रहे हैं, आपका डाइट का बहुत आपको ध्यान रखना है, एंड पढ़ाई लिखाई बहुत करनी है, फिल्में बहुत देखनी है। और नाउ अभी आजकल के टाइम में तो ऐसा है कि हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं एक्टिंग सीखने के। अभी जो मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पे, इफ समबडी इज वॉचिंग इट, व्हेनेवर दे विल वॉच इट, तो दे विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, राइट। और सिमिलरली ऑनलाइन काफी मटेरियल है भाई, बहुत किताबें हैं, सब कुछ फ्री में। इंटरनेट इज अ ब्लेसिंग, राइट, बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ वी हैव जिसका इस्तेमाल करके हम अपने आप को बेटर एक्टर बना सकते हैं। राइट। अब पी लो आराम से, पहले भी रख दी थी आपने, पीते ठीक है। एंड सर, कास्टिंग फिल्म्स की, वेब सीरीज की एंड एडवर्टाइजमेंट्स की क्या फ़र्क होता है? सेम प्रोसेस होता है इनका? टेक्निकली तो सेम प्रोसेस है, राइट, बट चूंकि मीडियम बदलता है, उसके हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी बदलती है। ओके। अभी जैसे एड जो है वो एक अपने आप में एक फिल्म होती है, लेकिन वो 20 सेकंड या 1 मिनट अगर कुछ लंबा हो गया, या वो आमिर खान वाला जो एड आया अभी, वो आमिर खान, ड्रीम 11 का, वो तो काफी लंबा, शॉर्ट फिल्म है वो। तो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी बदलती है। जैसे एड की कास्टिंग के लिए, चूंकि द ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म बोलते हैं उसको, एड को भी, वो एक काफी छोटा अमाउंट है, इसीलिए वहां पे एक्टिंग उतनी मैटर नहीं करती जितना उस बंदे का लुक मैटर करता है। किसी का लुक ठीक है तो दे नो कि उनको फ्रेम क्या करना है, कट कहाँ पे करना है, तो वो पहले से प्री डिसाइडेड रहता है, बिकॉज देयर स्टोरी बोर्ड इज रेडी ऑल्सो। film and web is very close, it's pure, more of an actor's thing, I would say. उसमें proper you'll have longer scene, you can take your time, every actor जो भी आते हैं अपने हिसाब से उस चीज को देख के अपने हिसाब से ऑडिशन होता है। it's not fast paced, I would say. Of course depends on the role also, but उतना वो quick नहीं है कि making a web series is like making 3-4 films, right? तो उसमें in terms of character development also there is a lot of scope. जैसे फिल्म अगर 2 घंटे की है, एड 20 सेकंड का है, तो 20 सेकंड में वो लुक के हिसाब से चीजें होती हैं, उतने में आपको कहानी खत्म करनी है। फिल्म 2 घंटे की है तो उसमें एक ट्रांजिशन 2 घंटे में जाएगा। वेब सीरीज है आपकी 1 2 3 4 5 6 एपिसोड भी है, तो कम से कम 4 घंटे की होगी टोटल, कम से कम। तो उसमें आपका कैरेक्टर को एनरिच करने का चांस ज्यादा होता है। सो उस पर्सपेक्टिव से बोलें तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा अगर आप वेब का काम करने जा रहे हैं, बट जनरली इट इज क्लोज टू ऑडिशन फॉर अ फिल्म। टेक्निकली देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। हाँ, टीवी सीरियल, अगर हिंदी टीवी सीरियल की बात करें तो ज्यादातर हिंदी टीवी सीरियल्स जो होते हैं वो मोनोलॉग्स होते हैं, लेकिन जो उसका मोनोलॉग होता है, उस मोनोलॉग में इतना मटेरियल होता है कि अगले 6 महीने में वो सीरियल कौन सी दिशा में लिखा जाने वाला है उस मटेरियल में रहता है। ऑडिशन पर्सपेक्टिव से अगर बोले
तो फिर वो मोनोलॉग पढ़ना आपके लिए अच्छे से कोल्ड रीडिंग और 10-20 बार पढ़ेंगे तो आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कुछ हम लोगों ने टीवी सीरियल्स तो एक ही किया था हमने, पर वो सीरियल बना नहीं कभी, लेकिन उसके जो मोनोलॉग्स थे ना, उस मोनोलॉग को पढ़ के आपको समझ में आता था कि उसका पूरा वर्ल्ड क्या है। There were 1, 2, 3, 4, 5, 6. There were 6 primary characters in that. और उन 6 के मोनोलॉग्स एक ही पेज पे छपे हुए थे, मतलब दो पीडीएफ्स थे उसके। तो अगर मैंने सबके कैरेक्टर्स के मोनोलॉग्स अगर पढ़ लिए, वो कुछ ऐसा था कि उसमें आपको पूरी दुनिया पता लग जाती थी ये तो कि क्या होने वाला है आगे, कौन किससे किस तरीके से जुड़ा हुआ है, रिलेशनशिप लोगों की पता लग जाती थी। तो हिंदी टीवी सीरियल के ज्यादातर ऑडिशंस इनटू द कैमरा मोनोलॉग्स होते हैं, और हमको पता है कि हिंदी टीवी सीरियल कैसे शूट होते हैं। एक मास्टर ले लेते हैं और सिंगल शॉट करके फिर उसको एडिट में जोड़ दिया जाता है। सो टेक्निकली दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन, बट फिल्म और वेब करीब है। बहुत बार एड्स में बोला जाता है कि जितने भी, मतलब मैंने तो बहुत ऑडिशन दिए हैं एड्स के भी, तो 2 चीजें मैंने देखी है। एक एड में ये देखा है कि एक चीज बोली जाती है कि सिर्फ लुक जा रही है ना, बस काफी है। सीरियल्स में मेरे एक है नोन कास्टिंग डायरेक्टर है, वो भी मतलब अच्छा फ्रेंड है वो मेरा, तो एक बार मैं उसके साथ ही बैठा था। देन कोई ना रिक्वायरमेंट आई थी कोई कैरेक्टर की ना सीरियल में, तो उसके बाद ऑडिशंस के लिंक, जो यूट्यूब के लिंक होते हैं, वो आए थे। तो वो ना स्टार्टिंग का 10 सेकंड देखता था, 10 सेकंड बाद बंद कर देता। मैंने कहा क्या पता इसने आगे अच्छा कर दिया हो, पूरा देख, क्यों बीइंग एन एक्टर मेरा थोड़ा सेल्फिश हुआ था। मैंने कहा देखो तो क्या पता आगे अच्छा करा हो इसने। कह रहा है मैं स्टार्टिंग के 10 सेकंड में समझ आ गया कि इसने आगे भी ये सेम चीज करी होगी। कभी कोई रेयर केस होता है कि पूरा ऑडिशन वो देख लेते हैं, कह रही है 10 सेकंड में समझ आ जाता है। सी, अगर एक्टर अपने आप खुद अगर किसी सीन में एंगेज्ड नहीं है ना, तो देखने वाला एंगेज नहीं होगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे फुली कनेक्टेड हूं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे ना मुझ में, मेरी बात सुनने में, तो मुझे तुरंत पता लग जाएगा, है ना। और जितना हम एक दूसरे में अभी कनेक्टेड हैं, ये भी एक तरीके से एक सीन है ना, और एक फिल्म का एक सीन चल रहा है। तो if you are not connected as an actor in the scene, in the 5Ws, in the moment, if you're not, the person who is watching will immediately understand there's something wrong. तो इसीलिए वो 10 सेकंड में उनको पता लग जाता है। जैसे मैं अपने ऑडिशंस कर रहा होता हूँ, साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मैं जितने अपने ऑडिशंस करता हूँ उसमें आई वुड से दैट मोर देन 60-70% में किसी की साउंड से पता लग जाता है कि ऑडिशन सही है कि नहीं। यू नो, वी कैन इजिली फेक कुछ बना लिया, कुछ कर लिया, फिजिकलिटी में कुछ चीजें चल के, एक्सटर्नल एक्टिंग करके हम चीजें फेक कर सकते हैं, लेकिन साउंड ऐसी चीज है ना, उसमें फेक करने की गुंजाइश बहुत कम होती है। अगर आप साउंड सही कर रहे हो ना, सो दैट मीन्स समवेयर योर एक्टिंग इज फाइन, इट इज कमिंग फ्रॉम हियर। इन ऑडिशन जैसे आपने बोला ना, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, उसका ये सवाल भी जवाब भी हो सकता है कि आप एज एन एक्टर इतने एंगेज रहो अपने सीन में कि देखने वाला भी आप में एंगेज हो। और उसके लिए आपको बिजनेस करने के लिए जो जो चीजें लगे वो आप तैयार करो उसकी। यू नो, दैट कुड बी इमोशनल थिंग्स आल्सो, इट कुड बी, ये मूंगफली का डब्बा भी हो सकता है। वो आपके ऊपर है कि आप अपने क्राफ्ट को कैसे डिजाइन करते हो। कभी कोई ऐसा एक्टर आपको मिला जिसके लिए आपने ऑडिशन कराओ, उसके बाद कि डायरेक्टर को इतना नहीं समझ आया, लेकिन आपने उस एक्टर के लिए लिटरली फाइट करी है कि नहीं, मुझे इस पे बिलीव है, मुझे इस पे ट्रस्ट है, ही विल डू द पार्ट? मैंने करी है ऐसा कि आई हैव फॉट फॉर माय एक्टर्स फर्स्टली। सेकेंडली, मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है, जो सबसे बड़ा भगवान होता है, वो मेरा डायरेक्टर होता है। तो ज्यादातर जगह जहां पे मैंने पुश करने की कोशिश की है कि नहीं सर ये एक्टर बिल्कुल सही है, आप गलत सोच रहे हो, मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता उनको कि नहीं आपको थोड़ी पता है, मैं जानता हूँ इसको। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बट हाँ मैंने उनको बोला कि सर मुझे एक मौका दे दो, मैं इसको रीटेस्ट करना चाहता हूँ। ये टेस्ट अच्छा अगर सही भी नहीं लग रहा है आपको, लेकिन आपके साथ टेस्ट करा देता हूँ, लेकिन यू हैव टू ट्राई हिम वंस, एंड दिस हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स। आई वुड से दैट दिस हैपेंस इन एवरी प्रोजेक्ट। अच्छा, हर प्रोजेक्ट में कोई ना कोई ऐसा फंस जाता है जिसपे हमें बिलीफ होता है, डायरेक्टर को नहीं होता है। हमारे साथ मालूम क्या होता है, जब कोई प्रोजेक्ट लंबा चलता है ना, जैसे आज क्या तारीख है, 20 तारीख है, समझो 25 तारीख को हमारे शूट चालू होने वाला है, 5 दिन बचे हैं, और आज मुझे कास्टिंग खत्म करनी है, तो आज सब लॉक हो जाएगा। यहीं पे 25 तारीख की जगह अगर 30 तारीख हो गई ना, तो प्रोडक्शन बोलेगा दिए है ना कास्टिंग डायरेक्टर को पैसे, लटकाओ इसको, अभी काम तो करवाओ इनसे। यू नो, अल्टीमेटली 30 तारीख को जो लॉक होगा वो वही होगा जो मैंने आज सिलेक्ट किया है। यू नो,
like we have been casting for 15 years now, right? So we have the understanding mostly कि हाँ what will work. I talk to somebody, 2 मिनट में पता लग जाता है वो एक्टिंग कर भी सकता है जीवन में कि नहीं कर सकता. So yeah, we fight for in every project there are 4-5 characters for him for which we fight for. अच्छा. एंड ज्यादातर ऐसा होता है कि हमारे इंस्टिंक्ट्स करेक्ट होते हैं. ऑफ कोर्स इट्स अ कोलैबोरेटिव थिंग. हमारा काम ही यही है कि हम डायरेक्टर को कंफ्यूज करें. बट हाँ, इट हैपेंस इन एवरी प्रोजेक्ट. आई वुडंट से कि कभी हुआ था कि मैंने वो नहीं था. मतलब इट विल ऑलवेज हैपन बिकॉज़ वी आर सिंसियरली इन्वॉल्वड इन आवर जॉब नाउ. एंड सर आई रिमेंबर कि जब पहले स्टूडियो में ऑडिशन ज्यादा होते थे, ऑनलाइन तो ना के बराबर ही थे. पोस्ट कोविड ऑनलाइन बहुत ज्यादा हो गए हैं. मुझे एज एन एक्टर पर्सनली ये फील हुआ है कि कहीं ना कुछ ब्रीफ में कुछ कमी हो गई है. अभी मैं आपको बहुत लेम एग्जांपल दूं तो पहले अगर एड्स के ऑडिशन की बात करते हैं, पहले हम स्टूडियो जाते थे, वहाँ पे लिटरली तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हें यहाँ पे एंट्री करनी है, तुम्हें इधर लुक देनी है, तुम्हें ये करना है, एंड पूरा ब्रीफ वो होता था. आज के टाइम पे क्या ब्रीफ हो गया है, जो स्क्रिप्ट होती है ना वो उसी को रीड कर देते हैं कि तुम यहाँ से चल के आते हो, तुम देखते हो सामने ये हो रहा है, ये हो रहा है. मैंने कहा तो मैं स्क्रिप्ट में भी देख रहा हूँ. बेसिकली जो लिखा हुआ है तुमने वो ब्रीफ बोल के बता दिया मेरे को वॉइस नोट पे. पहले ब्रीफ प्रॉपर बताए जाते थे. अगर हम बात करें, चलो एड्स को हटा के अगर हम फिल्म या वेब की बात करें, वो भी घर से बना के भेजे हैं बहुत रिसेंटली. आपको क्या लगता है कि वो वाला टाइम ज्यादा बेटर था क्योंकि वहां पे ब्रीफिंग बहुत क्लियर थी? एक तो एज एन एक्टर कितना हेल्प करी थी वो चीज. अभी क्या होता है, रीटेस्ट बहुत होते हैं कि नहीं इसको थोड़ा ऐसे करके भेजो, इसको थोड़ा ऐसे करके भेजो, ये कम करो, ये ज्यादा करो. 2 क्वेश्चन है सर इसी के अंदर. एक तो कि वो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि ब्रीफिंग का फर्क पड़ता है, एंड दूसरी चीज कि क्या छोटे छोटे चेंजेस के लिए रीटेस्ट करवाना जरूरी है, क्योंकि वो तो सेट पे भी हो सकते हैं वो चीजें. सी द थिंग इज दैट जब हम किसी को ऑडिशन करते हैं और वो ऑडिशन लेके हम डायरेक्टर तक जाते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका ऑडिशन परफेक्ट हो. डायरेक्टर हमको अगर वो बोले कि वो वाली लेयर भूल गया, उस चीज को उसने नहीं प्ले किया, वो चॉइसेस एक्टर की गलत थी, सो दैट इज समथिंग विच इज अनप्रोफेशनल आई वुड से. द अदर थिंग इज मैं 100% इस चीज को मानता हूँ आपकी बात कि आज जिस तरीके की ब्रीफ्स हमारे पास आते हैं उस ब्रीफ से हमको समझ में आता है कि आधे से ज्यादा लोग जो कास्टिंग करते हैं वो कास्टिंग डायरेक्टर्स बनना नहीं चाहते. राइट. और इस तरीके से जैसे हम बोल रहे हैं कि कास्टिंग डायरेक्टर बनना नहीं चाहते हैं, इस तरीके से हमारे पास और भी लोग हैं जो किसी प्रोफेशन में है लेकिन वो प्रोफेशन का काम वो करना नहीं चाहते. तो वो दुखी हैं. अब होता क्या है कि जो ब्रीफ्स जिनके तरफ से आते हैं वो रीड करके बता देते हैं, दैट्स अ वेरी रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट. वो मैं पूरी तरीके से अग्री करता हूँ उस चीज पे. नाउ टेक्निकली क्या होना चाहिए? टेक्निकली ये होना चाहिए कि अगर मैं कास्टिंग कर रहा हूँ तो मैं सीन को पढ़ूं खुद सबसे पहले, और उसके बाद उस सीन के सारी चीजें समझूं, और उसके बाद कैरेक्टर के हिसाब से एक ऑडियो नोट अगर भेज रहा हूं तो ऑडियो नोट भेजूं, समझाऊं. और in terms of every motivation that we have in that scene, all the 5 W's we are talking about, if in my voice note all the 5 W's are answered, then it's a good voice note, which is not happening, right? So जिस दौरान ऐसा होता था कि आप स्टूडियो ऑडिशन देने जाते थे तो there was a person in front of him जिसके साथ आप ऑडिशन करो, वो तुरंत आपको बता देते कि ये फॉल्ट है, नहीं करते. सेल्फ टेस्ट के टाइम पे ऐसा है कि आप करके भेजो, लेकिन पहले तो ऑडियो नोट गलत आ रही है. अगर ऑडियो नोट गलत नहीं भी आ रही, चलो सही भी आ रही है, आई वुडंट से कि पूरी तरीके से हर किसी की गलत रहती है, कुछ लोगों की ठीक भी रहती है. तो आप जो ऑडिशन बना के भेज रहे हो उसमें अगर कोई कमी है तो वो तो मैं रीटेस्ट करने के लिए बोल रहा है. सो अब अगर हम प्रोज एंड कॉन्स देखें तो उसका फायदा ये है कि सामने आपके आदमी है जो कास्टिंग कर रहा है, वो आपकी परफॉर्मेंसेस देख के आपकी चीजें चेंज करा के आपको देन एंड देयर करवा सकता है. यहाँ पे आप अपने घर के आराम में ऑडिशन कर रहे हैं. There is nobody to judge. There is no fear of judgment at all, firstly, which is a big fear for actors. उसमें अगर आपको 25 बार ऑडिशन करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है. ब्रीफ फोन पे ही आ रहा है, सामने कोई है नहीं, आपने ऑडिशन करके भेजा, उसने बोला रीटेस्ट करो, ये चीज चेंज कर लो, करके भेज देना चाहिए. नाउ द थिंग इज दैट प्रॉब्लम उसी चीज की है ना कि किस चीज के क्या फायदे क्या नुकसान है. जाके ऑडिशन कर रहे हो तो उसके भी कुछ फायदे हैं, नुकसान है. मुझे नुकसान पर्सनली ये लगता है क्योंकि आपके सवाल में ऐसा था कि वो टाइम बेटर था कि ये टाइम बेटर है,
दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग ना एक्टर्स को हैंडल कैसे करना वो नहीं जानते, राइट। अब जैसे मैंने बहुत जगह पे ऐसे ऑडिशंस देखे हैं, और खासकर अगर एड्स की बात करें, जिसमें जो भी एक्टर आ रहा है वो एक जैसी एक्टिंग करके जा रहा है, सब एक जैसा, देयर इज नो डिफरेंस, यू नो। तो ये ऐसी चीज है जो फिजिकल ऑडिशंस में बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है ना। कॉपी करने लग जाते हैं लोग। जो कास्टिंग वाला है वही कॉपी करवाएगा तुमसे, सिर्फ शक्ल चेंज हो रही है, शक्ल बदल रही है, बाकी एक्टिंग सब सबकी एक जैसी है। अब चलो एड्स को अगर हम साइड में कर दें, कोई फिल्म का सीक्वेंस है, उसके एक 5 Ws अगेन आई विल से कि उसके जो फैक्ट्स हैं, सीन के जो फैक्ट्स हैं, जो आपको एज अ कैरेक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, वो फैक्ट्स अगर इंटैक्ट हैं और आप चाहे जैसे करो, वो सही है ऑडिशन। मेरा हिसाब ये कहता है कि वो बिल्कुल सही है, राइट। जो कि फिजिकल ऑडिशंस में 50-50% ऐसा है कि कभी हो पाता है, कभी नहीं भी हो पाता है, राइट। ज्यादातर लोग चूंकि समझ नहीं पाते हैं कि ऑडिशंस में एक्टर्स को कैसे हैंडल करना है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है और मेरा काम करने का तरीका ये है कि एक्टर जो है ना, मेरे हिसाब से बड़ा नाजुक है, बहुत नाजुक है। उसको एकदम फूल की तरह आपको प्यार से काम निकालना है आपको अपना। तो when an actor comes to my studio, so what I do is कि हाँ, आपके साथ मैं कोल्ड रीडिंग करता हूँ। आपने जो भी आपका इंटरप्रिटेशन है, आप मुझे बताएं, मौखिक बताएं कि मैंने ये तैयारी की है। और फिर उसके बाद जब आपकी तैयारी के बारे में आपने पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपको जैसा मन करता है आप ऑडिशन करें। जो आप घर से तैयार होके लेके आए हैं, आप वैसे ऑडिशन करें। वो आपका इंटरप्रिटेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर आपके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होने के बाद मैंने उसको ओके किया, उसके बाद मैं उसको चेक करता हूं। चेक करके उसमें फैक्चुअली अगर कोई प्रॉब्लम है कि यहां पे 2 लोग बैठे हुए हैं और आप एक ही पॉइंट में देख के बात कर रहे हैं, तो वो फैक्चुअली गलत है ना। अभी जैसे आज दिन में मैंने एक ऑडिशन रिकॉर्ड किया, मेरे एक असिस्टेंट हैं उनका, तो वो कमरे में घुसते हैं और बोलते हैं, सर, तो इतने में वहां से मैं और 2 लोग बैठे हुए हैं, देयर आर 2 को-एक्टर्स, वन सेज कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, एंड ही सेड, सर इंपॉर्टेंट था, शर्मा सर ये इंफॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था आपको। वो सो रूम में घुसा और बोला, सर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सर मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी। वो एक ही जगह पे देख के नहीं कर सकता है, तो वो फैक्चुअली गलत है। वो घुसा, सर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सर इंपॉर्टेंट काम था, फिर उसने उस तरफ बात किया। तो वो छोटा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस तरीके की चीजें जो हैं, वो अगर कुछ टेक्निकली गलत होता है, वो मैं फाइन ट्यून करके उसका दूसरा टेक लेता हूँ, दैट्स इट। उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। In the audition, I'm not finding the pure character. I want somebody who's in the moment, is flexible enough, he's learned the lines well, whatever instructions I'm giving, he's able to make changes, he's looking the part, good enough. जब फाइनल ऑडिशन या फिल्म जब शूट होगी, उस दौरान उसकी प्रिपरेशन होगी ना, रीडिंग होगी, तब डायरेक्टर और डायरेक्ट करेंगे उनको। So that's why I have stopped going for, auditions in somebody else's place. People do not know how to handle. प्रोज एंड कॉन्स हैं। फायदा ये है कि आप वहां जाते हो तो आपको तुरंत बना देता है कि सर ये चीजें गलत है, ये बैक स्टोरी है, क्योंकि हाफ ऑफ द पीपल डोंट इवन नो एनीथिंग अबाउट द बैक स्टोरी। उनको ही नहीं पता होता, वो मुझे क्या बताएंगे, है ना। साइमल्टेनियसली ऑडिशन चल रहे, साइमल्टेनियसली स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, एक्टर को बोलते हैं कि एक्स फैक्टर लेके आओ। वो एक्स फैक्टर क्या होता है, इम्प्रोवाइजेशन होता है कि हमारा राइटर ने इतनी अच्छी लाइंस नहीं लिखी, एक्टर ने क्या लाइंस बोले, एक्स फैक्टर। योर राइटिंग इज पुअर, don't look for an X factor from the actor. You write your stuff well first, So like whenever I worked on something which is international or maybe American or British, they don't want to change a single word. They have spent months and years to write one script. वो एक word भी इधर से उधर नहीं हिलना है उसमें. There is a reason behind that. और अगर reason है तो एक्टर को वो ढूंढ के जज्ब करके इन द मोमेंट रह के फुल्ली इन्वॉल्व रह के आप परफॉर्म करना है ऑडिशन। ओके, इनसे थिएटर करना कितना जरूरी है? क्या बहुत जरूरी है, थिएटर करना बहुत जरूरी है। लाइक प्रैक्टिस कैसे होगी हमारे क्राफ्ट की, अगर हम कैमरे के सामने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जब शूट के टाइम हम कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक तरीके से हम ऑडियंस के लिए ही कर रहे हैं ना।
सो थिएटर इज समथिंग, जब हम लाइव शोज करते हैं या हम प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं तो वो रियाज वाला पार्ट है। वो जो हम सुबह जो हम रियाज की जो बात कर रहे हैं कि एक्टर्स के क्राफ्ट के ऊपर की बात कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन करने के लिए थिएटर बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर हमने सब लोग 50 किताबें पढ़ ली एक्टिंग के ऊपर, लेकिन हमारे पास हमने क्राफ्ट के ऊपर काम करने के लिए टाइम नहीं निकाला, तो वो सब पढ़ना लिखना बेकार है। और वहीं पे अगर आपके पास स्कोप है कि आप कहीं पे थिएटर कर पाए, लोगों के साथ थिएटर करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको हमेशा पृथ्वी थिएटर जाके परफॉर्म करना पड़े। आप अगर पार्क में भी जाके रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपका प्रैक्टिस का पार्ट है। थिएटर करने मिल जाए, कहीं पे ऐसा हो कि आप किसी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, कोई शो हो रहा है, इट्स अ वेरी एडेड एडवांटेज। बट जो आप किसी के सामने परफॉर्म नहीं भी कर पा रहे हो, अगर पार्क में भी जाके कुछ रिहर्सल कर रहे हो तो वो भी अपने आप में थिएटर है। अभी एक मोनोलॉग में दूं आपको, या कोई एक 2 एक्टर का कोई ऐसा प्ले दूं, मरणोपरांत दूं, जिसमें 2 एक्टर्स हैं, उसको आप अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, फर्स्टली उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो एवरी डे यू विल प्रैक्टिस, एवरी डे यू विल फाइंड समथिंग न्यू। एनिमल एक्सरसाइज के बारे में हम जानते हैं, जिससे स्पाइन तैयार कर सकते हो। एक्सप्लोरेशन वाला जो पार्ट है, अपने आप को एज एन आर्टिस्ट तोड़ने वाला जो काम है, वो थिएटर में ही होता है। फाइनली शो हो ना हो, लेकिन अगर अगेन मैं एक पार्क का एग्जांपल दूंगा, या बीच पे जाके जो लोग करते हैं, वो भी अपने आप में थिएटर प्रैक्टिस है, बेसिकली प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ द क्राफ्ट। अभी हम बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी अगर हम कोई परफॉर्मेंस करें ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो भी थिएटर है। बिल्कुल। लेकिन वही रगड़ने वाली चीज है ना, कि बार बार कितनी बार उसको करेंगे उतना एनरिच होता है बेसिकली। तो थिएटर का वही मतलब वो हेल्प करता है एज एन एक्टर, कि आपने एक स्क्रिप्ट को रोज शाम को आप पहुंच रहे हो। और कास्टिंग ने आपको एज एन एक्टर कितना हेल्प करा? बहुत हेल्प किया यार। अभी कास्टिंग इज समथिंग विच इज बिहाइंड द कैमरा, एक्टर करता है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। लेकिन मैं यहां से अगर बिना मन से ऑडिशन के क्यूज देंगे कि हाँ तुम्हारे पापा कहाँ गए, अच्छा चप्पल पहन के गए थे क्या, मुझे ही अगर मन नहीं है तो मैं कैसे सीख सकता हूँ। तो दूसरी चीज, कास्टिंग से एक्टिंग में इस तरीके से मदद और भी हुई है कि देयर इज अ सर्टेन प्रेजेंटेशन व्हिच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑडियो विजुअल मीडियम है। शुरुआत में जब हमको फिल्मों का ज्ञान नहीं होता, या जिस तरीके की फिल्मों में कास्टिंग होती है उसका ज्ञान नहीं होता, तो हमको कुछ भी लगता है कि हाँ सब कुछ चलता है, एक्टिंग आनी चाहिए, बस उतना ही काफी है। लेकिन कास्टिंग के प्रोफेशन में आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। प्रेजेंटेशंस कैसे बनते हैं, लोगों की पिचिंग कैसे होती है, एजेंसी सिस्टम क्या होता है, कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, कहाँ से हमको काम जनरेट हो सकता है, लुक्स कितने मैटर करते हैं, प्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू गो एंड मीट सम पीपल, हाउ डज दैट मैटर, speech, how important is your speech, your communication is how important, then sports, and your routine, everything is mostly whatever I've learned in these 15-20 years, most of it is coming from the experience of casting, so it has helped me a lot as an actor as well. मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। मैंने आपको किसी सीन के लिए अप्रोच करा, मैंने आपको स्क्रिप्ट व्हाट्सएप करी कि त्रिशान सर इसका ऑडिशन बना के भेज देना। तो आप जब वो स्क्रिप्ट को पढ़ोगे अपने फोन पे जब आती है, तो आप एज एन एक्टर पढ़ते हो या आप एज अ कास्टिंग डायरेक्टर पढ़ते हो कि आपको पता है कि मैं क्या चाहता हूँ इसमें? यार मेरे दिमाग में दोनों चीजें चलती हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस है अभी कास्टिंग का, राइट। कई बार स्क्रिप्ट पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है बेवकूफ बना रहा है, बेसिकली उसको भी नहीं पता आई एम नॉट राइट फॉर द कैरेक्टर। अच्छा, तो आप क्या बोलते हो उस केस में? नहीं, मैं कुछ बोलता थोड़ी हूँ। देते हो आप ऑडिशन? मैं ऑडिशन शिद्दत से ऑडिशन देता हूँ, मुझे ऑडिशन देना है, दैट्स अ चांस फॉर मी टू परफॉर्म। मैं ऑडिशन, और एक नया सीन आया मेरे सामने जिसको मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं किया है, तो मैं उसको ऑडिशन एज एन अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ, मैं ऑडिशन भेजता हूँ। बट हाँ, जब सीन आता है उसमें मेरी दोनों चीजें जागी हुई होती हैं, मेरा कास्टिंग डायरेक्टर भी और एक्टर भी। अच्छा। तो वो पढ़ के मुझे समझ में आ जाता है कि क्या होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि वो मेरा पर्सपेक्टिव है, वो एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर का पर्सपेक्टिव है कि नहीं, या उसके जो डायरेक्टर है उसका पर्सपेक्टिव है कि नहीं, वो टोटली अलग चीज है। तो फिर उस हिसाब से बना के भेजते हैं। जैसे रिसेंटली आई वाज टेस्टिंग फॉर, आई थिंक आई टेस्टेड समथिंग फॉर पराग चड्ढा, आई थिंक ही इज आल्सो कास्टिंग डायरेक्टर। तो उनके लिए मैंने कुछ टेस्ट किया था एंड ही आस्क्ड मी फॉर अ रीटेस्ट। तो मुझे समझ में आया कि मैंने जो सोच रहा था वो वैसे नहीं होगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। देन आई चेंज एंड सेंड इट टू हिम। So while, if again back to the question, while the script comes to me, both the things are active. Both the things are working. Okay, ठीक है। एंड सर, एक चीज़ बहुत बोली जाती है इंडस्ट्री में,
टाइप कास्ट कि अगर आप एक ही टाइप के रोल कर रहे हो आपको उन्हीं टाइप के रोल मिलेंगे। अब आपने एक जगह भी बात करी थी कि जब अगर 45 ईयर्स का कोई इंसान की रिक्वायरमेंट आई है हिम्मत सिंह की, तो हम 40 से 50 का जो डेटाबेस होता है उनमें टेस्ट करते हैं लोगों को। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने इंस्पेक्टर के बहुत कैरेक्टर्स करे हैं, तो मेरे को बहुत बार उन्हीं के लिए अप्रोच किया जाता है, क्योंकि मैंने उनके फोन में भी नंबर सेव हुआ देखा है, वैसे ही वो सेव कर लेते हैं, पुलिस, कॉप, इंस्पेक्टर, ये सब वो। तो आपको लगता है कि टाइप कास्ट कर देते हैं? यार see, we casting directors, firstly we will try to make our job easy, right? जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरली लोगों को लगता है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबली काम करते होंगे, उतना शायद नहीं है। हम अपना काम जितना स्मार्टली मनूवर कर पाए उतना हम करते हैं। उसमें ऐसा होता है कि कोई मूंछ वाला कॉप वाली लुक जनरली जो हम देखते हैं क्लीशे लुक में उसका डेटाबेसेस होता है, राइट? नाउ मैं एक एग्जांपल आपको लेता हूँ किसी ऐसे एक्टर की जिसको कोई नहीं जानता, राइट? जिसने शायद क्राइम पेट्रोल में कुछ कॉप का रोल किया है, लेकिन अभी तक वो वेल नोन एक्टर नहीं है। उस दौरान somebody who is an unknown actor, he's done bits and pieces roles and he's शायद 3 सीरियल्स में उसने कॉप का रोल मिला है and he's scared of typecasting is something which is I feel which is slightly not an intelligent thing to do. Why? Because when an actor comes to Bombay, an unknown actor comes to Bombay, his main challenge is to become a someone from an unknown person, right? From a no one, you have to become a someone. उसमें अगर आपकी टाइपकास्टिंग हो रही है तो अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि टाइपकास्टिंग मतलब आपकी कास्टिंग तो हो रही है ना, राइट? You become a someone and a well-known actor. You build up a relationship with a lot of people. You have a gang. You have people who know and trust you as an actor. And you become a well-known actor. At that point of time, आप इस कंडीशन में होते हैं कि आप चूज कर पाए। उससे पहले अगर आपने ना बोलना शुरू कर दिया तो लोग लेंगे ही नहीं ना आपको। सो किसी फ्रेश एक्टर के लिए टाइप कास्टिंग इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज यू आर गेटिंग कास्ट इन अ सर्टेन रोल, राइट? And then it is up to you, once become a known actor, how to break it. You have to be always active and aware कि which side your career is going, which kind of acting is happening, what kind of roles is happening. हाँ, टाइपकास्ट करने के लिए तो कोशिश बहुत करते हैं वो। It is a purely an actor's business to break that, you know. अभी जगह टाइपकास्टिंग की अगर हम बात करें, शाहरुख खान is the biggest example. When he started with grey roles and he kept on doing Ramajane, Bazigar and all these Anjam, all these characters where he was grey. He was in fact a villain. But that took him to a certain place, right? Being typecast and getting to cast and then breaking that pattern and doing something totally opposite, you reach somewhere first, na? Don't be scared of being typecast. Initially, I would say. Now, if you're talking about typecasting of well-known actors, it is their responsibility कि भाई, I am a well-known actor. I have enough money to sit at home. I won't do this role. You know, tomorrow when I become a well-known actor, I will be in a condition कि नहीं, मैं तो भाई अपने लोनावाले वाले बंगले में मैं बहुत खुश हूँ। पुलिस वाला रोल मुझे नहीं चाहिए। कुछ और आएगा तो कुछ और ढंग का होगा, अच्छा होगा, हम्बली मैं बोल दूंगा। लेकिन जब तक आपके पास काम ही नहीं है, आपको दुनिया में कोई जानता ही नहीं है, उस समय आप डर के बैठे हो कि आप टाइपकास्ट हो जाओगे, दैट्स अ स्टूपिड थिंग टू डू। हम्बली कैसे मना करते हैं सर? सपोज करते हैं त्रिशान एंड शुभम कास्टिंग से एक कोई कैरेक्टर के लिए आता है, हाँ, तुम्हें वो नहीं करना, मे बी बजट एक होता है रीजन। अब कई बार आते हैं रिक्वायरमेंट, एक आई तुमने मना कर दिया कि नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, दूसरी आई तुमने मना कर दिया। एक डिप्लोमेटिकली क्या सही तरीका मना करने का? See, this is called communication skills that we are talking about, right? वो कई तरीके से होता है। जैसे आज मेरे दोनों शोज रिलीज हुए। I got a call for a series. अच्छा, एक दिन का काम था, कल ही शूट था उसका। Now the scene that was sent to me, उस कैरेक्टर का एक ही सीन था। I am expecting to do bigger roles now, and both the series जो मैंने किया, they are in terms of quality, they are better known shows. Khaki is a huge franchise. Lootkaant is a big one, big project from Amazon. So at this point of time, I'm in a condition to maybe bag a better role now.
अब मुझे मना कैसे करना है वो टोटली डिपेंड करता है कि मेरा रिलेशनशिप कास्टिंग वाले के साथ या डायरेक्टर के साथ कैसा है। अभी जैसे जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में हमने काम किया है वहाँ पे बहुत बड़े एक्टर्स को हमने पिच भी किया है जो उनको पसंद नहीं आया है, और उन्होंने डायरेक्टर के साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा था कि उन्होंने बोला कि यार ये मुझे मैं दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू, राइट। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस एक्टर कॉल्ड जीत। जीत ही इज लाइक शाहरुख खान इन कोलकाता। बंगाली एक्टर है, खाकी में है ना, खाकी में वो मेन लीड कर रहे हैं, ही इज प्लेइंग अर्जुन। एंड अभी जैसे उनको बॉम्बे से ऑफर्स बहुत आए, लेकिन ही वाज वेटिंग फॉर द राइट थिंग एंड ही न्यू हाउ टू से नो टू पीपल ऑल्सो। अब वो ना बोलने के कई तरीके होते हैं। कुछ मेरे ऐसे एक्टर्स दोस्त हैं कि वो बजट इतना बताते हैं कि लोग ना कर देते हैं, खुद से ही मना कर देते हैं या बोलते हैं कि वी आर ब्लॉक्ड फॉर टिल 2027, नॉट अवेलेबल। या ऐसा होता है कि उस दौरान मेरा कुछ शूट है जिस डेट्स में आपको चाहिए, या क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई आई एम नॉट लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, माई 2 shows हैव रिलीज्ड, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग मोर सॉलिड, प्लीज गिव मी समथिंग विच इज बेटर, आई डोंट रियली वांट टू डू। और वो सामने वाला समझेगा। क्यों समझेगा? क्योंकि 80-90% जो कास्टिंग वाले वो एक्टर्स हैं खुद, तो वो इस चीज को समझ सकते हैं कि हाँ ही इज सेइंग समथिंग व्हिच इज राइट। सो मल्टीपल वेज टू से नो टू समथिंग, बट ऑफ कोर्स ह्यूमिलिटी की बात ये है कि बदतमीजी मत करें आप किसी के साथ की। मुझे फोन कैसे कर दिया आपने, ये रोल है मेरे लिए, ये तरीका है, आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरे 2 शो रिलीज हुए हैं आज, तो you will offend everyone, right? So of course there is always a way to talk to people, to say no to something. And the one person who called me today, I'm genuinely flying to Bhopal for the shoot, and today I had to meet you. So I don't know what time I'll finish today and go if I can shoot tomorrow, because I have to not only prepare for the coming shoot, I have to do packing also. And then important thing is actually there are 2 shows which I've released. I'm not looking for something which is a day player. So I will tell them, you know, सच बोल रहे हो तो लोग समझते हैं, बाकी अगर सच ना समझने वाले लोग हुए तो फिर मैनिपुलेशन करना पड़ेगा कि यार डेट्स नहीं है, पैसे बहुत कम है यार। राइट सर, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने इंपॉर्टेंट है यार? व्हाट इज हैपनिंग इज दैट मोस्टली पीपल आर वाचिंग स्टफ ऑन देयर फोन, एंड फोन पे जो चीजें देखी जा रही हैं तो फिर फोन से कनेक्टेड आपका इंस्टाग्राम वगैरह है। So people are also watching reels also. So whoever has got n number of followers and all, accordingly, this is the assumption from the OTT platforms that they will bring in traction to their app. But यार हमारे साथ जितने भी लोगों ने, हमने अभी तक जितने लोगों के साथ काम किया, जहां हमने बोला कि भाई उनके फॉलोअर्स इतने हैं, तो हमको बहुत डांट पड़ी है। अच्छा। So ऐसा है कि people are looking for good actors. They want good actors, bankable actors, and numbers don't really matter. But again, I wouldn't say it doesn't really matter totally. It totally depends on the product. जैसे अगर किसी ad की मैं casting कर रहा हूँ जिसमें where there could be a collaboration with the actor, and it is for a female. एंड जैसे श्रद्धा कपूर के साथ हमारा यस मैम बोल के एक प्रोडक्ट आया था, सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम श्रद्धा कपूर हैज अ बिग अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स, राइट, as an actor. So that kind of people, everybody is watching things on their phones, right? So that will add value to that whatever product she's selling. So it's a very business oriented thing. But टेक्निकली अगर हम फिल्म और वेब शोज की अगर बात करें, द फर्स्ट थिंग इज एक्टिंग यार. इफ योर एक्टिंग इज नॉट फाइन, देन followers तो people are buying also, ना, they are not genuine followers. So at one point people used to, मतलब ऐसी बातें बहुत होती थी कि इसके इतने फॉलोअर, पर अभी वापस से वो फेज आउट हो गया है. और मेरे यहाँ पे ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी तक तो नहीं हुआ जिसमें फॉलोअर्स के हिसाब से किसी की. आपने कभी कोई कास्टिंग नहीं करी है? नहीं, मैंने फॉलोअर्स के हिसाब से नहीं किया. मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे हम लोग मीटिंग के लिए गए और फॉलोअर्स की बातें करने लगे, तो हमने वो प्रोजेक्ट नहीं किया. हमने बोला आई एम नॉट अवेलेबल.
ओके एंड सर बहुत बार होता है कि जो भी कैरेक्टर्स के लिए रीच आउट किया जाता है वो मोस्टली सेकेंडरी या टर्शरी कैरेक्टर्स होते हैं, तो क्या बात है प्राइमरी कैरेक्टर्स के लिए कि आगे से तुम्हें भी रीच आउट किया जाए एंड तुम भी उन्हीं के लिए अप्लाई करो? यार देयर इज नो स्टैंडर्ड पाथ टू इट. द थिंग इज दैट यू हैव टू कीप मीटिंग पीपल एंड कई तरीके से आप अपने आप को प्राइमरी कैरेक्टर्स में लाने की कोशिश कर सकते हो. अब मैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बोल सकता. अभी जैसे ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि वो लोग अपने लिए ही स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, राइट? Phones are very, very, very handy at this point of time to create cinema or create films, basically. So you write your own script and you have, you act in that. YouTube is a great platform to release stuff where you can become a well-known actor, but you have to constantly create content. The other way could be the relationship with the right people. Jैसे recently I did an independent film. Initially I was supposed to play a leading role in that, but then some technical issues were there. There was another actor who was supposed to play. Unki dates free ho gayi basically. So he did it, but they gave me an equally important part in that. Achha. And I'm doing a double role in that, right? So indie films are a great space for independent films are a great space to not only create cinema but also get something which is big. There's another thing which I always think is that many times what happens, we get inspired by Rocky Balboa and we want to write a script and stick to it, कि भाई ये lead role तो मैं ही करूँगा, which is great. But then you'll have to meet a lot of people. There is a possibility of high level of rejection. But possibly you write a script where there is a very strong character, but the leading character is somebody who's a well-known actor, maybe. Like I've written something for Vikrant Massey. But there is another very important part which is as good as Vikrant Massey's. I am going to play that part. Why don't you do that? Possibly लोग आपके ऊपर पैसा ना लगे, विक्रांत मैसी के ऊपर जब पैसा लगेगा तो आप मेन लीड कर रहे हो एक तरीके से उसमें, सेकंड लीड भी अगर है तो which is a primary. खुद को लॉन्च कर रहे हो. खुद को लॉन्च करने का तरीका ये तो है कि अब मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी जिसमें मैं ही लीड एक्टर हूँ. बट अगर कहीं कॉमर्स आपको परेशान कर रहा है और आपकी राइटिंग तो निकल पड़ी है, लेकिन राइटर और डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोल रहे हैं नहीं तू एक्टिंग नहीं करेगा इसमें, मैं तेरी स्क्रिप्ट ले लेता हूँ. तो फिर स्क्रिप्ट ही ऐसे लिखो जिसमें सेकंड लीड जो है ना या पैरेलल हो या कोई ऐसा रोल हो जो इक्वल टू द बिग कैरेक्टर है. तो लाइक इट्स स्टूपिड थिंग कि भाई मैं तो यही करूंगा. वो मत करो. ऐसी चीज लिखो जिसमें दो कैरेक्टर हो, जिसमें दूसरा तुम कर लो जो टेक्निकली प्रोफेशनली और मतलब पैसे पर्सपेक्टिव से लोगों को लगेगा हाँ चल ठीक है ना, he can do this part, why not? Then slowly you can graduate to a different level. And as an actor, जब आपको कोई नहीं जानता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमको ऐसा कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत है जो लोगों तक पहुंच पाए विद लीस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड, बिना पैसे के, शू स्ट्रिंग बजट पे. उसमें क्वालिटी भी बेटर हो ही जाती है. एंड फिर जब वो किसी फेस्टिवल वगैरह में जाती है तो रीच बढ़ती है ना. उससे अपनी रीच बढ़ाना बहुत जरूरी है. कि फिर ये फिल्म तो रिलीज हुई. सोहम शाह इज अ ग्रेट एग्जांपल वी हैव. शुरुआत उन्होंने कहाँ से की थी, आज देखो उनकी जो क्रेजी फिल्म आई है उसमें वो एक ही एक्टर है गाड़ी में. हाँ, ओनली वन एक्टर इज देयर एंड he's done the thing. So we have to keep our doors open for everything. You have to meet people also. We have to do be connected to everyone also. You have to regularly audition भी करना है आपको. और जैसे आपने अभी एक सवाल पूछा कि लीड के लिए कैसे किया, ये क्वेश्चन आपको हर बार कास्टिंग डायरेक्टर के कान में डालना है कि मैं आई एम लुकिंग फॉर समथिंग प्राइमरी, एंड देयर इज नो शेम इन दैट, राइट? व्हाई शुड वी बी स्केर्ड? हमें डर किस बात का है? उनको बोलो कि मैं तो लीड देख रहा हूँ, मैं सेकंड लीड, मैं प्राइमरी देख रहा हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ. बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स से मैं मिला हूँ जिनके साथ हमने ऑडिशंस किए हैं, सीनियर एक्टर्स, वो लाइक 50 years old, एंड वो हमको कॉन्स्टेंटली बोलते हैं कि यार तुषान, इफ देयर इज समथिंग सॉलिड लेट मी नो प्लीज, आई एम रियली कीन टू वर्क मे बी विद दिस डायरेक्टर और समथिंग व्हिच इज बेटर. हाउ डू यू टेक इट? उनका बोलना वी अप्रिशिएट इट. बिल्कुल. आपको लगता है सारे अप्रिशिएट करते होंगे? यार द थिंग इज दैट वेदर somebody appreciates or not, you have to get it out of your system. You have to get it out in public that you are looking for primary.
आज जैसे मुझे ऑडिशन का जो कॉल आया, मैंने उनको मना कर दिया ना, उनको इंडिकेशन भी दे दिया कि मैं मेरे 2 शोज रिलीज हो रहे हैं और मैं ढंग के रोल ढूंढ रहा हूँ, मैं डे प्लेयर नहीं करना चाहता, राइट, विद ह्यूमिलिटी, नॉट जैसे मैंने अभी आपको बोला वैसे नहीं बोला मैंने उनको। तो उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना, अप्रिशिएट करे ना करे, लेकिन मैं अपने सिस्टम से बाहर निकाल के यूनिवर्स में डाल तो रहा हूँ ना कि मुझे अच्छे रोल्स करने हैं। होता क्या है कि हम लोग अपने घर में ही बैठ के सोचते हैं, पता नहीं वो क्या समझेगा, वो सोचेगा कि एरोगेंट हो रहा है, वो सोचेगा ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो नहीं देगा, मुझे बुरा मानेगा और अगली बार नहीं बुलाएगा। नो फियर, इफ इट हैज टू हैपन इट विल हैपन। यू आर वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट, यू आर मीटिंग द राइट पीपल। ये काम नहीं देंगे तो वो देगा, वो नहीं तो कोई और देगा, नहीं होगा तो मैं खुद ही अपनी रील क्रिएट कर लूंगा, अपना सिनेमा अपने हिसाब से बना लूंगा, बन जाएगा। Right. Whether somebody appreciates your dream or not, is it their responsibility? It is not anybody's responsibility. It is my responsibility to appreciate my dream and appreciate myself. I see myself in leading roles. I will get it with or without your support. You know? Okay. And sir, जो भी actors हैं, aspiring actors या जो actors काम कर भी रहे हैं, तो वो आपको कैसे अप्रोच करें फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? You come to the office. Introductions. हाँ, meet my team. My door is always open. People can come and do introductions. Instagram is there, and there are email addresses where people can send profiles. We are constantly updating it. We are constantly, looking into our email ID and we are checking everybody's email. See, now physically it becomes difficult that if I'm getting 50 emails on a daily basis and 30 DMs on Instagram, it becomes difficult for me to reply to everyone. How all the mostly casting director functions is project to project. At this point of time, if this project is going on, I will maybe look into, हमारे चक्षु तभी खुलते हैं उस हिसाब से कि हाँ अब इस तरीके का हमें कोई एक्टर चाहिए, मे बी मेल, मे बी फीमेल, old, young, whatever. Right. So the person who is constantly in touch is the person जिसको immediately जवाब मिल जाएगा कि आपके लिए कुछ है कि नहीं है, और उसके लिए आपको हर 3 हफ्ते में एक बार या तो आके मुंह दिखाना पड़ेगा ऑफिस में, या मैसेज करना पड़ेगा, या डीएम करना पड़ेगा. You have to follow all the pages, not only our casting pages, but there are multiple casting pages where you get a lot of information. तो आप ये कह रहे हो हर 3 हफ्ते में फॉलो अप लेना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. क्या होता है फॉलो अप, किस तरह से? एक तो वो गुड मॉर्निंग वाला जो हमने बात करी, हाँ, वो तो नहीं करना है. बाकी नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, वो आपके रिलेशनशिप पे बेस करता है. जैसे आपने you put the podcast in our Papa Facebook account group. I immediately replied to it. Right. Well done or whatever I've written. Congratulations I wrote to you. मैं इतना बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर होके तुमको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ. The point is that if there is somebody appreciates you, they will definitely reply to you. And जैसे मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं. रात को 1:30 बजे एक मैसेज आता है और रात को 2 बजे वीडियो कॉल आता है कि इफ देयर इज समथिंग फॉर मी दैट्स नॉट अप्रिशिएटेड, इवन यू वुडंट डू इट, नोबडी वुड डू इट. ओके, नाउ व्हाट आर द वर्किंग आवर्स जनरली बॉम्बे में या फिल्म इंडस्ट्री में, या जनरली लोग कब काम करते हैं? 10-11 बजे के बाद काम शुरू करते हैं, 6-7 बजे तक काम करते हैं. उस दौरान काम का टाइम है, हर कोई काम कर रहा होता है, उस समय आप लोगों से गेट इन टच करें. उसके बाद it's a stupid thing to do. Don't do that. Firstly, the second thing is that there are, अभी recently मैंने जो notice किया, जो बहुत अच्छी चीज़ है, कि लोग बोलते हैं कि my name is Trishan, I'm a trained actor from FTI, I'm 45 years old, my height is this much. Please allow me to send my profile to you. People ask questions. There is a request to it. And I immediately say, okay, fine, please send it to me. And you are there in my phone. तो 3 हफ्ते बाद क्या करना है? 3 हफ्ते बाद बस यही करना है कि सर, I was in touch with you. If there is something for me, please let me know. और उसके 3 हफ्ते बाद क्या करना है? Same thing. बिल्कुल same thing. And if these things don't work, still keep doing it. And there's not only Trishan and Shubham casting. There are multiple casting directors. There are multiple cameramen. There are multiple directors, there are multiple producers, there are multiple technicians whom you have to constantly be in touch, right? You tell me,
what would you prefer? कि hey Abhimanyu, how are you? I was just passing by the place where you stay. Would you like to grab a cup of coffee at McDonald's maybe? This is one way of doing it, because you and I know each other, right? The second way could be, hi Abhimanyu, I'm looking for work. Please let me know if I can come on your podcast. Right? So the way you approach people is very, very important. So that's why we need to learn all these communication skills, how to deal with people, and no matter, we'll always meet people जिसके साथ हमको काम है. लेकिन कभी भी सामने वाले को अपने काम की रिक्वेस्ट से बर्डन नहीं करना है कि अगला बंदा बोले अरे यार ये तो हमेशा काम के लिए बोल करता है. एक्टर को जितना कास्टिंग डायरेक्टर की जरूरत है, उतना ही जरूरत कास्टिंग डायरेक्टर को एक्टर की है. जहां पे लोग अपने आप को रिस्पेक्ट करें, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम करें, तो दोनों का काम सॉल्व होगा. यू नो what happens is that when we put all the burden on the casting director ki he is the only one who will make me whatever I can be in life, then when the things do not happen as per what you aspire for, at the present time भी जल्दी हो जाए तो अच्छा है, then bitterness comes. फिर आपको लगता है कि अरे यार ये तो घास नहीं डालता, ये तो मुझे कभी ऑडिशन के लिए नहीं बुलाता, ये मुझे कभी सही रोल्स के लिए नहीं बुलाता, तो वो बिटरनेस होनी नहीं चाहिए. और बिटरनेस वही है कि whenever there is an expectation from someone, don't keep an expectation, become a friend to them. If there is something that I have in my kitty, why wouldn't I audition you? Right. एंड सर एक चीज और है कि ये तो हम बात कर रहे हैं कि एक्टर को क्या करना चाहिए. आई हैव सीन कास्टिंग डायरेक्टर्स और असिस्टेंट्स, एसोसिएट्स जो रात में 1:30-2 बजे कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स व्हाट्सएप करते हैं. I really want to appreciate one friend of mine who's a casting director, अभिलाष जोशी. तो उसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लिख दिया था, guys you can send profile till 8 PM, उसके बाद I will block you. If you send profile after 8 PM I will block you. क्योंकि होता होगा ना रात में, जो आपने बोला कॉल आ गया 2 बजे 1:30 बजे फोन आया, तो अब कास्टिंग डायरेक्टर्स अगर रात में 1-1:30 बजे रिक्वायरमेंट भेज रहे हैं, ऑब्वियसली वो कई मी टाइम भी होता है, कई लोग का फोन रख के सो भी जाते हैं साइड में, तो फिर वो क्या करें? मतलब उनको तुम क्या बोलो कि हमें मत मैसेज किया करो? सी द थिंग इज, वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि प्रोफेशनली एज एन एक्टर आप किस जगह पे हो. राइट. अभी जैसे अगर मैं अपने आप को ऐसे बोलूं कि त्रिशान को एज एन एक्टर कोई नहीं जानता और रात को 1:30 बजे मुझे फॉर एग्जाम्पल हंसल मेहता सर का मैसेज आता है, तो मैं क्या बोलूँगा हंसल मेहता सर को? और मैं नेचर ऑफ द जॉब जानता हूँ काम का, कि रिक्वायरमेंट कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आ सकती है, और मैं वेल नोन एक्टर नहीं हूँ अभी. राइट. मैं विक्रांत मैसी अभी तक बना नहीं हूँ. राइट. तो मेरे पास जो भी चीज आएगी वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है. राइट. Why am I keeping an ego out of it कि यार उसने मुझे 1:30 बजे मैसेज क्यों किया? मुझे तो बोलता है कि मुझे 8 बजे के बाद करेगा तो मैं तुझे ब्लॉक कर दूंगा. भाई मुझे जरूरत ज्यादा है, तू मुझे 1:30 बजे क्या, तू 3 बजे भी मैसेज करेगा तो मुझे चलेगा, क्योंकि मेरी जरूरत ज्यादा है. राइट. जितनी जल्दी हम इस चीज को समझ जाए उतना अच्छा है. जहां मैं शाहरुख खान बन गया उसके बाद फिर मैं 8 बजे के बाद ब्लॉक करूंगा. यू नो, सो वो पोजिशनिंग की बात है. आई मीन ऑन अ सीरियस नोट, इफ वी सी there's a mutual respect which has to be there always. मैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर को या किसी को भी ऐसे मैसेज ना करूं, या मैसेज या कॉल अननेसेसरी टाइम पे ना करूं. सिमिलरली उनको भी करना चाहिए. हाँ, ये है कि if you are sending your profile as an actor to someone at 2 o'clock, it's not important, right? You know, unless there is already a communication. अब तुम्हारी मेरी बात चल रही है कि तो भाई कल शूट है, बहुत बड़ा रोल है, तुझे करना है, तू बस ऑडिशन बना के भेज, है ना? मैं तेरे को कभी भी मैं फोन कर सकता हूँ, तैयार रहना. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन हु इज इन नीड ऑफ व्हाट एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम. तो सर मैं बात करना चाहता हूँ लूटकांड और खाकी के बारे में. तो लूटकांड में आप कोच प्ले कर रहे हैं, ठीक है, एंड खाकी द बंगाल चैप्टर जैसे बोला कि बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है ऑब्वियसली, तो इनके कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहूंगा. कैसे कैरेक्टर्स हैं आपके लूटकांड और खाकी में? So Lootkaand is somebody, his name is Mr. Sharma, and
I am playing a football coach, and the leading characters are played by Tanya Maniktala and Sahil and Gyanendra Tripathi. So now I am a sports football coach in Ludkand, and in the same school, even Tanya's character is a coach. अच्छा. And there is a backdrop, there is a history that we have. She has launched a complaint against me for something which you should watch the film, the series to understand. That's mainly the character. It's not a it's not a black and white character. It's a gray character. You can call it negative. And in Khaki, I'm playing one of the team members. I'm playing a Bengali cop based in Kolkata, because it's a Bengal chapter, Khaki, the Bengal chapter. And that's a black and white character, white character. Prosenjit Mondol is a character that I'm playing. I'm playing a cop, and we're trying to clean the city basically of the mafia which is there. So these are the ones. गाइस, जब तक ये पॉडकास्ट आएगा ये दोनों आ चुके हैं ऑब्वियसली, तो आप MX प्लेयर पे देख सकते हैं लूटकांड, एंड Amazon MX पे लूटकांड एंड खाकी द बंगाल चैप्टर ऑन नेटफ्लिक्स. ठीक है सर, अभी शुरू करते हैं रैपिड फायर. ओके, दिस इज स्कैरी. नहीं बहुत छोटा सा रैपिड फायर है. हाँ ठीक है. ओके, आपका पहला सवाल कि आपको अगर दो ऑप्शन दिए जाएं, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म एक छोटे से रोल के साथ, या फिर एक लीड रोल एक छोटी फिल्म के अंदर. लीड रोल छोटी फिल्म, इंडी फिल्म के अंदर लीड रोल. यस. ओके ठीक है. आपका अगला सवाल, एक रोल जो आप चाहते हो कि आपने करा होता. वेब हो सकता है, बंगाली इंडस्ट्री का हो सकता है, मूवी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. Like all the roles which Amir Khan has done, firstly. अच्छा. And taxi driver that I would love to play. I would love to play Joker. There are many roles I can say. Nice. And there are multiple. They keep coming. आमिर खान की कोई फेवरेट बता दो फिर. All of his films, यार. आप जो करना चाहते हो, अगर एक मैं रोल बोलूं कि अभी उसका रीमेक बन रहा है एंड वो आपको करना है. Andaz Apna Apna is something which is a very difficult thing to do. What he has achieved in that. It's very, comedy is generally very difficult. That is something which I would love to do. Okay. आपका अगला सवाल कि आपका सबसे फेवरेट या सबसे चैलेंजिंग कैरेक्टर कौन सा था जो आपने एज एन एक्टर प्ले करा. कनू बहल के साथ मैंने उनकी एक फिल्म की थी when he was studying in SRFTI. I was playing a detective in that. And आज मुझे समझ में आता है कि मैंने काफी बुरा काम किया था उसमें. अच्छा. So that is one thing which was challenging. But there was another documentary that we did. I was not acting. He was following me with camera in Kolkata. I wouldn't say it is a character that was difficult, but those 3-4 days were very difficult because Kanu asked me such important questions to the actor inside me, which was very unsettling, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था बेसिकली. जैसे अगर मैं किसी एक्टर को पूछूं कि तुझे क्या ऐसा लगता है जिसकी तू एक सक्सेसफुल एक्टर बन सकता है, कोई हमारे पास टैंजिबल चीज तो होती नहीं है कि आप बोल पाओ कि हाँ मैं एक सक्सेसफुल एक्टर बन सकता हूँ. इट कैन बी कॉन्फिडेंस, इट कैन बी एनीथिंग दैट यू हैव. बट है डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर समबडी हु इज ऑलरेडी स्टेड इन बॉम्बे फॉर 5 years एंड देयर इज नॉट इवन सिंगल डेज ऑफ जॉब. तो उसकी डॉक्यूमेंट्री के टाइम बहुत तकलीफ हुई थी मुझे. The name of the documentary is An Actor Prepares. It's a student project, but it was difficult for me. तो कहीं रिलीज हुई है? नहीं, that's not released anywhere. It's a student project. It's gone to many multiple film festivals. Okay, ठीक है. एंड अगला सवाल, कोई बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर या कोई डिफिकल्ट मूवी कास्ट करने में. कास्टिंग पर्सपेक्टिव से जो मेरे लिए डिफिकल्ट मूवी थी, होटल मुंबई वाज डिफिकल्ट. Hotel Mumbai and Both Dead or Alive was difficult. Mainly because of the number of characters we had. Both Dead or Alive जो हमने पुलकित के साथ की थी, पुलकित directed it. There were around 140 talkie characters that we had. Okay. And including primary, secondary, tertiary, tape players, featured, everything. And it is difficult to shoot in Kolkata. So it was little challenging. Wouldn't say difficult, but challenging for sure. और कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको याद हो कि उसको
कास्ट करने में बहुत दिक्कत हुई थी कि बहुत मल्टीपल ऑडिशंस हुए थे? main guy in Hotel Mumbai, Amandeep Singh played the main terrorist in that, the youngest one. अच्छा. It was a difficult one. It was pretty challenging. We kept on, मतलब हमने auditions बहुत किए थे बॉम्बे में, और चूंकि वो कैरेक्टर पंजाब मतलब पाकिस्तान से था तो एक सर्टेन लैंग्वेज की जरूरत थी उसमें, पंजाबी में भी एक सर्टेन लैंग्वेज चाहिए थी. Okay. इसके लिए हम मतलब पंजाब जाने वाले थे, उससे पहले ही बॉम्बे में ही हो गया सब कुछ सॉल्व. लेकिन हाँ, दैट वाज डिफिकल्ट. ओके, ठीक है. आपका आखिरी सवाल, एक कोई ऐसा एक्टर जिसकी आप बायोपिक करना चाहते हो? बायोपिक करना चाहता हूँ, हाँ, अमिताभ बच्चन. ओह, ओके. Amitabh Bachchan is there, and Amitabh Bachchan mainly. I came to Bombay because of that man. I was so mesmerized with his the kind of work that he has created. ठीक है, तो यहाँ होता है हमारा पॉडकास्ट खत्म. सर, एक गिफ्ट हमारी तरफ से आपके लिए. Oh, this is amazing. See, thank you. थैंक यू. कैसा लगा सर आपको पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा मुझे, मजा आया बात करके. है ना? Oh, you put my picture in this? Yes. Oh, lovely. मग है, उसमें हम दोनों की फोटो है. अरे एक nice. side पे मेरी एक तरफ तुम्हारी है. Oh, nice. Thank you. ठीक है सर, चलो, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम सर. फाइनली इसी बहाने हम मिल लिए हैं, क्योंकि जो हमारी शिमला में हमने बहुत मस्ती करी है, बहुत, तो वो आपने वो बोला ना, वो बॉन्ड अभी भी है. थैंक यू. तो क्योंकि वो जो हमने 7-8 दिन वो जो बिताए हैं ना वहाँ पे, तो मेरे लिए बहुत इजी था इनका अप्रोच करना. प्रशांत सर को मेरे लिए बहुत इजी था अप्रोच करना. मेरे को तो ये था कि मैं डायरेक्ट फोन भी करता रहा, सर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आ जाओ. मैंने पिछले साल भी आपको कॉल किया था, उस टाइम अवेलेबल नहीं थे हम. 2-3 बार मैंने कॉल किया था, मैं भूल ही गया था. हाँ, बट हमारा हो नहीं पाया उस टाइम पे. एंड ठीक है, अच्छे के लिए आज हम आपके 2 मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे. सही टाइम पे. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक एंड एप्पल पॉडकास्ट. मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड के साथ. टिल देन टेक केयर, बी गुड.